देवगंज की सुबह हमेशा गंगा की ठंडी हवा से नहीं, बल्कि डर की बासी गंध से खुलती थी। सूरज जब पुराने पीपल के पीछे से उठता, तो बाजार की तंग गलियों में दूध वालों की घंटियां, सब्जी वालों की पुकार और मंदिर की आरती एक साथ मिलकर किसी भूखी प्रार्थना जैसी लगती। पर उस प्रार्थना के नीचे एक ऐसा सन्नाटा दबा रहता था, जिसे हर गरीब आदमी पहचानता था। लोग दुकानें खोलते हुए पहले आसमान नहीं देखते, थाने की दिशा देखते थे, क्योंकि वहां से आने वाला कोई भी सिपाही उनकी दिन भर की रोटी छीन सकता था। पुराने बाजार के बीचों बीच रफीक चाचा की चाय की छोटी सी दुकान थी, जिसके टीन के छप्पर पर रात की ओस अभी तक मोती की तरह अटकी रहती। चाचा हर सुबह कोयले की अंगीठी जलाते, इलायची कूटते और उबलती चाय में दूध डालते हुए खुदा और राम दोनों का नाम लेते। उनकी दुकान पर रिक्शे वाले, मजदूर, फूल बेचने वाली और कभी कभी कॉलेज के लड़के भी खड़े हो जाते। मगर जब थाने की जीप की घरघराहट सुनाई देती, तो चाय की भाप भी जैसे सहमकर पतली हो जाती। उस सुबह भी वही हुआ। दूर से पुलिस की जीप धूल उड़ाती हुई आई, और बाजार की आवाजें धीरे धीरे अपनी ही छाती में घुस गईं। जीप से दरोगा भैरव यादव उतरा, काली मूंछों को उंगलियों से मोड़ता हुआ, जैसे पूरा शहर उसकी जेब में रखा कोई सिक्का हो। उसकी आंखों में कानून का प्रकाश नहीं, सत्ता की गंदी चमक थी। उसने उतरते ही बगल में खड़े एक बूढ़े रिक्शे वाले की तरफ देखा, जिसकी कमीज पसीने और पैबंदों से भरी थी। बूढ़े ने सिर झुका लिया, पर भैरव को वही झुकना भी कम लगा। अरे नाथू, इस महीने का हिसाब कहाँ है? भैरव की आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने लोहे की छड़ जमीन पर घसीट दी हो। नाथू के कांपते हाथ जुड़ गए। उसने बताया कि उसकी पत्नी बीमार है, दवा में पैसे चले गए, 2 दिन की मोहलत दे दी जाए। भैरव हंसा नहीं, बस होंठ तिरछे किए। अगले ही पल उसकी लाठी नाथू की पीठ पर पड़ी। बाजार ने चोट की आवाज सुनी, पर किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा। देवगंज में अन्याय को देखना भी कभी कभी अपराध बन जाता था। मीरा कुमारी अपनी फूलों की टोकरी लेकर मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठी थी। उसके सामने गेंदे और चमेली की मालाएं थीं, जिनसे ज्यादा ताजा उसकी आंखों का दुख था। वह दलित बस्ती से रोज सुबह अंधेरे में निकलती, ताकि मंदिर जाने वाले अमीर लोग उससे फूल खरीद लें। भले ही उसके हाथ से प्रसाद लेने में उन्हें संकोच होता। भैरव की नजर उस पर पड़ी तो वह भीतर तक सिहर गई। उसके छोटे भाई छोटू ने पिछले हफ्ते थाने के लिए मुफ्त में माला देने से मना कर दिया था, और तब से मीरा की नींद टूटी हुई थी। भैरव उसके पास आया और बिना पूछे उसकी सबसे सुंदर मालाएं उठा लीं। मीरा ने धीमे स्वर में कहा कि साहब, घर में अनाज नहीं है, पैसे दे दीजिए। यह वाक्य बहुत छोटा था, पर देवगंज की व्यवस्था के सामने बहुत बड़ा अपराध बन गया। भैरव ने उसकी टोकरी को जूते से ठोकर मारी। फूल धूल में बिखर गए, जैसे किसी ने गरीब की पूजा को सड़क पर फेंक दिया हो। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने रोने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि रोना भी कभी कभी ताकतवरों को चिढ़ा देता है। रफीक चाचा ने दुकान के पीछे खड़े होकर यह सब देखा। उनके हाथ में चाय का गिलास था, पर उंगलियां इतनी कांप रही थीं कि चाय छलककर चूल्हे पर गिर गई। उन्होंने कई सालों में ऐसे अनगिनत दृश्य देखे थे। कभी सब्जी वाले का तराजू तोड़ा गया, कभी बुनकरों से रिश्वत ली गई, कभी किसी गरीब लड़के को जेब कतरा बनाकर जेल भेज दिया गया। चाचा के भीतर एक बूढ़ी शर्म रोज जागती और रोज मर जाती। वह सोचते, आखिर गवाही देने के लिए सिर्फ आंखें काफी क्यों नहीं होती? दिल में साहस भी क्यों चाहिए? भैरव यादव देवगंज थाने का प्रभारी था, पर असल में वह थाने से ज्यादा बाजार, बस अड्डा, सरकारी अस्पताल, शराब की दुकान और गरीबों की बस्तियों का मालिक बन बैठा था। हर ठेले का महीना बंधा था, हर अवैध निर्माण से हिस्सा तय था, और हर शिकायत की कीमत शिकायत करने वाले की हैसियत से नापी जाती थी। उसके पीछे विधायक महेंद्र प्रताप चौहान का हाथ था, और यह हाथ इतना भारी था कि जिला अधिकारी भी कई बार फाइल देखकर चुप रह जाते। कानून कागज पर था, भैरव सड़क पर। दोपहर तक बाजार की धूल गर्म हो गई थी। मीरा अपने बिखरे फूल समेट रही थी। तभी 2 सिपाही उसके घर की गली की ओर भागते दिखाई दिए।
कुछ ही देर में शोर उठा कि छोटू को पकड़ लिया गया है। आरोप था कि उसने एक सेठानी की सोने की चेन चुराई है। मीरा टोकरी छोड़कर दौड़ी। उसके पैरों में चप्पल भी ठीक से नहीं थी। उसने देखा, उसका 16 साल का भाई सिपाहियों के बीच घसीटा जा रहा था। उसके होंठ फटे थे और आंखों में समझ से ज्यादा भय था। मेरे भाई ने कुछ नहीं किया साहब। मीरा भैरव के पैरों के पास गिर पड़ी। वह तो सुबह से घर में था, मां को दवा दे रहा था। भैरव ने उसे ऐसे देखा जैसे उसकी विनती नहीं, कोई कीड़ा जमीन पर रेंग रहा हो। उसने कहा कि चोरी गरीब ही करते हैं, क्योंकि उनकी आंखें हमेशा दूसरों की चीज पर लगी रहती हैं। यह सुनकर बाजार के कई गरीबों ने सिर और नीचे कर लिया। अपमान जब किसी एक पर फेंका जाता है तो उसकी राख पूरी जाति, पूरे वर्ग और पूरी भूख पर गिरती है। छोटू चिल्ला रहा था कि वह निर्दोष है। उसकी आवाज गली की दीवारों से टकराकर लौट आती, पर किसी आदमी के सीने में जगह नहीं बना पा रही थी। एक दुकानदार ने सचमुच उसे सुबह अपनी मां के साथ देखा था, पर वह चुप रहा। एक पान वाला जानता था कि सेठानी की चेन उसके अपने नौकर ने गिरवी रखी है, पर वह भी चुप रहा। देवगंज में सच बोलने से पहले लोग अपने बच्चों की शक्ल याद करते थे। भैरव इसी डर पर राज करता था, और डर उसका सबसे वफादार सिपाही था। उसी समय थाने के मुंशी ने धीरे से भैरव के कान में कहा कि नई एसपी मैडम आज जिले में पहुंच गई हैं और शायद शाम तक देवगंज का निरीक्षण हो सकता है। भैरव ने मूंछ पर हाथ फेरा और मुस्कुरा दिया। उसके लिए यह खबर चिंता नहीं, मनोरंजन थी। उसने कई अफसर आते जाते देखे थे। कुछ को महंगे तोहफों से मना लिया, कुछ को नेताओं ने समझा दिया, कुछ ने गरीबों की बदबू से बचने के लिए अपनी गाड़ी का शीशा चढ़ा लिया। उसे यकीन था कि एक और मैडम आएंगी और चली जाएंगी, पर खबर बाजार में अलग तरह से फैली। किसी ने कहा, नई अफसर बहुत पढ़ी लिखी हैं। किसी ने कहा, वह राजस्थान की हैं और बड़े घराने से आती हैं। कोई बोला, महिला अफसर है, इसीलिए भैरव उन्हें 2 दिन में नचा देगा। कोई फुसफुसाया कि उनका नाम आरोही सिंह राठौड़ है और वह सीधे आईपीएस में आई हैं। रफीक चाचा ने चाय छानते हुए बस इतना कहा कि नाम से कुछ नहीं होता बेटा, आदमी का दिल देखना चाहिए। मगर उनकी अपनी आवाज में भी उम्मीद की लौ बहुत धीमी थी। शाम ढलने से पहले देवगंज की मुख्य सड़क पर सरकारी काफिले की 2 गाड़ियां दिखाई दीं। आगे सफेद बोलेरो थी, पीछे पुलिस की जिप्सी। बाजार के लोग अनायास किनारे हो गए, जैसे आदत ने उन्हें फिर झुका दिया हो। सफेद गाड़ी से एक स्त्री उतरी, खाकी वर्दी में, कंधों पर सितारे, चेहरे पर कोई कठोर प्रदर्शन नहीं। उसकी चाल शांत थी, पर उस शांति में ऐसी रेखा थी जिसे देखकर समझदार आदमी संभल जाए। वह आरोही सिंह राठौड़ थी, और देवगंज ने उसे पहली बार सांस रोककर देखा। आरोही ने बाजार पर नजर डाली। उसने टूटे फूल, झुकी आंखें, पुलिस वालों की अकड़ और हवा में फैली वह अजीब घबराहट एक साथ पढ़ ली। उसकी उम्र अधिक नहीं थी, पर आंखों में उम्र से ज्यादा अनुभव की गहराई थी। बचपन से उसने सीखा था कि अन्याय अक्सर शोर मचाकर नहीं आता, वह लोगों की चुप्पी में घर बनाता है। उसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और बिना किसी औपचारिकता के रफीक चाचा की दुकान की ओर बढ़ी। लोगों को आश्चर्य हुआ कि अफसर पहले थाने नहीं, चाय की दुकान पर गई। चाचा, एक चाय मिलेगी? आरोही ने सामान्य स्वर में कहा। रफीक चाचा घबरा गए, जैसे किसी मंदिर की मूर्ति अचानक बोल उठी हो। उन्होंने जल्दी जल्दी गिलास धोया, पर हाथ कांपते रहे। आरोही ने उनकी आंखों में डर देखा और गिलास लेते हुए धीरे से पूछा कि यहां लोग इतने चुप क्यों हैं? चाचा ने जवाब में सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कान टूट गई। उन्होंने कहा, मैडम, बाजार में रोज बहुत आवाज होती है, पर हर आवाज सुनी जाए यह जरूरी नहीं। आरोही ने चाय की भाप के पार पूरा शहर देख लिया। भैरव यादव देर से पहुंचा, पर आते ही उसने अपनी उपस्थिति को तमाशा बना दिया। उसने तेज कदमों से सलाम ठोका, जिसमें सम्मान कम और दिखावा ज्यादा था। मैडम, आपको सीधे थाने आना चाहिए था, यह बाजार गंदा इलाका है, उसने कहा। आरोही ने उसकी ओर देखा और फिर धूल में पड़े फूलों की ओर, जहां जनता है।
वही मेरा पहला कार्यालय है, उसने शांत स्वर में उत्तर दिया। यह वाक्य साधारण था, पर भैरव के चेहरे पर एक पल को कसक उतर आई। उसे ऐसी भाषा पसंद नहीं थी जिसमें डर न हो। मीरा अभी भी दूर खड़ी थी। भाई के लिए रोते रोते उसका चेहरा सूज गया था। आरोही ने उसे देखा और पास बुलाया। मीरा पहले आगे बढ़ी, फिर भैरव की आंख देखकर ठिठक गई। आरोही ने वही ठिठकना पकड़ लिया। उसने किसी सिपाही से नहीं, स्वयं मीरा से पूछा कि क्या हुआ है। मीरा का गला भर आया। वह कुछ कहना चाहती थी, पर वर्षों की दबी हुई जाति, गरीबी और पुलिस की लाठी उसके शब्दों पर बैठ गई। उसने बस इतना कहा कि मेरा भाई चोर नहीं है मैडम, पर गरीब की सफाई कौन सुनता है। भैरव तुरंत बीच में बोल पड़ा कि मामला साफ है, लड़का आदतन चोर है और पूछताछ में सब उगल देगा। आरोही ने उसकी बात पूरी होने दी, फिर पूछा कि गिरफ्तारी पंचनामा कहाँ है, शिकायत लिखित किसने दी, बरामदगी क्या हुई, और बालक की उम्र की पुष्टि किस आधार पर की गई। बाजार ने पहली बार भैरव को चुप होते देखा। उसके होंठ हिले, पर शब्द ठीक से नहीं निकले। सिपाही इधर उधर देखने लगे। कानून, जिसे वे अब तक गरीबों को डराने की लाठी समझते थे, अचानक उनके सामने दर्पण बनकर खड़ा था। आरोही ने आदेश दिया कि लड़के को तुरंत थाने लाया जाए और मेडिकल जांच के बिना कोई पूछताछ नहीं होगी। उसने बाल कल्याण अधिकारी को सूचना देने को कहा। भैरव के माथे पर पसीना आया। हालांकि शाम की हवा ठंडी हो चली थी। भीड़ के बीच हल्की सरसराहट उठी। किसी ने पहली बार सीना थोड़ा ऊपर किया, मगर यह क्षण अभी जीत नहीं था। केवल लंबे अंधेरे में जलती एक तीली थी। आरोही जानती थी कि एक भ्रष्ट आदमी कभी अकेला नहीं होता। उसके पीछे पूरी व्यवस्था की सीलन खड़ी रहती है। थाने की इमारत बाजार से थोड़ी दूर थी। पीली पपड़ी उतरी दीवारों वाली, जिसके सामने टूटा हुआ राष्ट्रीय चिन्ह धूल से ढका था। अंदर प्रवेश करते ही बासी पसीने, गीले कागजों और भय की मिली जूली गंध आती थी। आरोही ने रजिस्टर मांगे। मुंशी ने पहले टालना चाहा, फिर भैरव की ओर देखा। आरोही ने कोई आवाज ऊंची नहीं की, पर उसका मौन आदेश से अधिक भारी था। रजिस्टर खोले गए तो कई पन्नों पर तारीखें बदली हुई थीं। कई गिरफ्तारियां बिना हस्ताक्षर के थीं और कई शिकायतें दर्ज ही नहीं की गई थीं। छोटू को अंदर के कमरे से लाया गया। उसके गाल पर उंगली के निशान थे और वह चलने में लड़खड़ा रहा था। मीरा दरवाजे के बाहर रो पड़ी, पर सिपाहियों ने उसे भीतर नहीं आने दिया। आरोही ने स्वयं बाहर जाकर उसे पानी दिया और कहा कि जब तक सच साफ नहीं होगा, कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। मीरा ने पहली बार किसी अफसर की आंखों में अपनी जाति का अपमान नहीं, मनुष्य का सम्मान देखा। वह रोते हुए बोली कि देवी मां आपको बचाए मैडम। आरोही का चेहरा एक क्षण के लिए भीतर से कांप उठा। उस आशीर्वाद ने उसे अपनी मां सावित्री देवी की याद दिला दी। राजस्थान के छोटे से घर में मां हर शाम तुलसी के पास दिया जलाती थीं और कहती थीं कि बेटी, धर्म कभी कभी बहुत देर से आता है, पर आता जरूर है। आरोही को अपने पिता का चेहरा भी याद आया, जो स्कूल में बच्चों को संविधान पढ़ाते थे और गांव के प्रधान की चोरी उजागर करने पर झूठे केस में फंसा दिए गए थे। उनकी मृत्यु ने आरोही को पत्थर नहीं बनाया था, उसने उसे ऐसा जल बनाया था जो चुप रहता है पर रास्ता काट देता है। भैरव ने सोचा, यह भावुकता ही उसकी कमजोरी बनेगी। उसने धीरे से कहा कि मैडम, यहां कागजी नियमों से काम नहीं चलता, जनता को कड़ा हाथ चाहिए। आरोही ने उसकी ओर मुड़कर देखा। कड़ा हाथ अपराधी पर होता है, गरीब पर नहीं, उसने कहा। कमरे में खड़े सिपाहियों ने नजरें झुका लीं। भैरव के भीतर अपमान का जहर फैल गया। उसे लगा, एक औरत, वह भी नई आई हुई, उसे उसके ही थाने में पाठ पढ़ा रही है। उसके मन ने उसी क्षण निर्णय लिया कि इस मैडम को झुकाना पड़ेगा। रात तक देवगंज में खबर फैल गई कि नई आईपीएस ने छोटू की पिटाई रुकवा दी और रजिस्टर खुलवा लिए। कुछ लोगों ने इसे चमत्कार कहा, कुछ ने मूर्खता। पान की दुकान पर बैठा सेठ बोला कि भैरव से टकराकर कोई टिकता नहीं। बस्ती की औरतों ने चुपके से मीरा के घर आकर पूछा कि मैडम सचमुच तुम्हारे भाई से मिली थीं क्या। मीरा ने सिर्फ सिर हिला दिया, पर उसके चेहरे पर
वर्षों बाद एक अजीब उजाला था। उम्मीद जब गरीब के घर आती है तो पहले शक्ल छिपाकर बैठती है। रफीक चाचा ने रात को दुकान बंद करते समय धूल में पड़े कुछ फूल उठाए और अपनी छोटी दरगाह हनुमा शेल्फ पर रख दिए। उन्हें याद आया कि उनके जवान बेटे को भी कभी झूठे दंगे के केस में उठाया गया था और वह महीनों बाद टूटा हुआ लौटा था। चाचा तब भी चुप रहे थे। आज उन्हें अपनी चुप्पी का बोझ कुछ ज्यादा भारी लगा। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, या अल्लाह, अगर यह लड़की सच में न्याय के लिए आई है तो हमें भी कायर मत रहने देना। यह दुआ उनके सूखे होंठों से नहीं, पश्चाताप से निकली थी। उधर थाने के पीछे वाले कमरे में भैरव यादव विधायक महेंद्र प्रताप चौहान से फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज में दबा हुआ क्रोध था। उसने कहा कि नई मैडम ज्यादा सवाल पूछ रही है, बाजार में नाटक कर रही है। दूसरी ओर से धीमी हंसी आई। विधायक ने कहा कि औरतों का जोश जल्दी उतर जाता है, बस उसे एहसास करा दो कि देवगंज में कुर्सी सरकार देती है, जमीन हम देते हैं। भैरव ने फोन काटा और खिड़की से बाहर अंधेरे बाजार को देखा। उसे लगा शहर अभी भी उसी का है, लेकिन उसी अंधेरे में कुछ बदल चुका था। नाथू रिक्शेवाला अपनी पीठ पर तेल लगाते हुए पत्नी से कह रहा था कि आज पहली बार दरोगा चुप हुआ था। मीरा अपने भाई के लिए रोटी सेंकते हुए रोते रोते मुस्कुरा रही थी। रफीक चाचा ने पुरानी डायरी निकाली जिसमें वह कभी हिसाब लिखते थे और एक खाली पन्ने पर तारीख डाल दी। शायद गवाही ऐसे ही शुरू होती है, पहले मन में, फिर कागज पर और अंत में जनता के सामने। देवगंज ने उस रात लंबी नींद नहीं सोई, डर जागता रहा, पर उसके साथ उम्मीद भी। आरोही जिला विश्राम गृह के कमरे में देर रात तक फाइलें देखती रही। बाहर नीम के पेड़ से पत्ते गिर रहे थे और भीतर मेज पर देवगंज के अपराधों की अधूरी छायाएं पड़ी थीं। उसने छोटू की मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई, लंबित शिकायतों की सूची बनाई और थाने के पुराने मामलों का मिलान शुरू किया। हर कागज के पीछे किसी गरीब की टूटी हड्डी, किसी मां का सूखा आंचल, किसी मजदूर की चुप्पी छिपी थी। उसने खिड़की खोली और दूर मंदिर की घंटी सुनी। उसे लगा यह लड़ाई नौकरी से बड़ी है। आधी रात को मां का फोन आया। सावित्री देवी की आवाज में हमेशा जैसी थकान और स्नेह था। उन्होंने पूछा कि खाना खाया या फिर फाइलों को ही प्रसाद समझ लिया। आरोही हल्का मुस्कुरा दी, पर आंखों में नमी आ गई। उसने मां को कुछ नहीं बताया, सिर्फ कहा कि जगह कठिन है। मां ने धीमे स्वर में गीता का श्लोक नहीं, उसका अर्थ कहा, कर्म करते चलो, फल का भय मत पालो। फोन कटने के बाद आरोही ने पिता की पुरानी कलम निकाली और केस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा, देवगंज भय का नक्शा। सुबह होने से पहले ही भैरव ने अपनी चाल चल दी। उसने छोटू की चोरी की खबर स्थानीय अखबार में छपवा दी, साथ में यह भी कि नई एसपी अपराधियों के प्रति नरमी दिखा रही हैं। चौराहे पर अखबार बंटे तो लोग फिर उलझ गए। सत्ता हमेशा सच को मारने से पहले उसे संदिग्ध बनाती है। आरोही ने अखबार पढ़ा, पर चेहरा नहीं बदला। उसने केवल अर्जुन नायर को बुलाकर कहा कि बाजार के सीसीटीवी, सेठानी के नौकर और गिरवी दुकानों की सूची चाहिए। अर्जुन ने पहली बार उसकी आंखों में वह जिद देखी जो तूफान से पहले नदी में उतरती है। देवगंज का पहला दिन खत्म नहीं हुआ था, वह अभी शुरू ही हुआ था। एक और भैरव यादव था, जिसके पास लाठी, झूठे कागज, नेता और वर्षों से पाले गए डर की फौज थी। दूसरी ओर आरोही सिंह राठौड़ थी, जिसके पास कानून, स्मृति, मां की प्रार्थना और उन लोगों का मौन था जो अभी बोलना सीख रहे थे। शहर को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यही मौन बाजार के बीच गरजेगा। फिलहाल सुबह की धूप फिर गलियों में उतर रही थी और हर आंख थाने और आसमान के बीच झूल रही थी। अगली सुबह देवगंज पर धूप कुछ अलग तरह से उतरी थी, पर आरोही जानती थी कि शहर का रंग इतनी जल्दी नहीं बदलता। विश्रामगृह के बाहर नीम के पेड़ के नीचे दो सिपाही फुसफुसा रहे थे और उसके निकलते ही अचानक सीधे खड़े हो गए। उनकी आंखों में सम्मान से अधिक जिज्ञासा थी, जैसे वे किसी अफसर को नहीं, एक पहेली को देख रहे हों। आरोही ने उनकी असहजता को महसूस किया, पर कुछ कहा नहीं।
अधिकार को साबित करने की जल्दी वही करता है जिसे भीतर से अपने अधिकार पर विश्वास न हो। वह थाने पहुंची तो बरामदे की टूटी कुर्सियों पर बैठे लोग एक साथ उठ खड़े हुए। किसी की जमीन का विवाद था, किसी की बेटी लापता थी, किसी की दुकान पर कब्जा हो गया था, पर मुंशी की मेज पर उनकी अर्जियां धूल खा रही थीं। आरोही ने एक एक कागज उठाया और तारीखें देखीं। कई शिकायतें महीनों पुरानी थीं, पर रजिस्टर में उनका कोई निशान नहीं था। उसे लगा जैसे इस थाने ने कानून की देहरी पर आने वाले गरीबों की आवाजों को भीतर घुसने से पहले ही दफना दिया हो। भैरव यादव कमरे में देर से आया। आज उसने वर्दी अधिक चमकाकर पहनी थी, जूते पर नई पॉलिश थी और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो सम्मान का अभिनय करती थी। उसने सलाम किया और बोला कि मैडम, छोटे शहरों में शिकायतें बहुत होती हैं, आधी झूठी, आधी जाति और जमीन के झगड़ों से पैदा हुई। आरोही ने उसकी बात सुनी, फिर बिना मुस्कुराए कहा कि झूठी शिकायत का फैसला जांच करेगी, दरोगा की सुविधा नहीं। कमरे में खड़ी हवा ठहर गई। भैरव ने पहली बार समझा कि यह स्त्री चुप रहती है पर सुनती सब है। बैठक शुरू हुई तो आरोही ने हर अधिकारी से लंबित मामलों का विवरण मांगा। कुछ ने फाइलें खोलीं, कुछ ने बहाने खोले। जब भैरव की बारी आई तो उसने आंकड़े ऐसे पढ़े जैसे मंदिर में पुरोहित मंत्र पढ़ता है और जनता अर्थ न समझे। चोरी, मारपीट, गुमशुदगी, अवैध कब्जा, सबको उसने सामान्य बताया। आरोही ने बीच में पूछा कि पिछले 6 महीनों में दलित बस्ती से दर्ज शिकायतों की संख्या इतनी कम क्यों है, जबकि उसी क्षेत्र से गिरफ्तारी सबसे ज्यादा है। भैरव के चेहरे की मुस्कान पहली बार खुरदरी हो गई। उसने जवाब दिया कि मैडम, वहां के लोग स्वभाव से झगड़ालू होते हैं और पुलिस से बचने के लिए शिकायत का नाटक करते हैं। यह वाक्य कमरे में गिरा तो अर्जुन नायर की भौं हल्की सी सिकुड़ी। आरोही ने अपनी कलम मेज पर रखी और बहुत धीमे स्वर में कहा कि किसी समुदाय को अपराधी कहना कानून की भाषा नहीं, पूर्वाग्रह की भाषा है। भैरव ने गर्दन झुका ली, पर भीतर से वह उबल उठा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके वर्षों से बनाए सिंहासन के नीचे की मिट्टी कुरेद दी हो। बैठक के बाद अर्जुन नायर ने अलग से फाइलें रखीं। वह केरल से आया शांत स्वभाव का अधिकारी था, जिसकी हिंदी में दक्षिण की मुलायम लय थी। उसने बताया कि देवगंज में सरकारी जमीन, बाजार की दुकानों और नदी किनारे की बस्तियों को लेकर कई गड़बड़ियां हैं। हर जगह कोई न कोई कागज गायब है, कोई गवाह मुकर गया है, कोई पीड़ित अचानक शहर छोड़ गया है। आरोही ने उसे ध्यान से सुना। अर्जुन ने धीरे से कहा कि भैरव केवल दरोगा नहीं, यहाँ की अनौपचारिक सरकार है। आरोही ने उत्तर दिया कि हर झूठी सरकार की उम्र सच से छोटी होती है। दोपहर को वह सरकारी आवास देखने गई, जो कागज पर साफ सुथरा बंगला था, पर भीतर दीवारों में नमी और छत से उतरती पपड़ी थी। सेवक ने बताया कि पिछली पोस्टिंग वाले अधिकारी यहां कम ही रहते थे, उन्हें शहर के बाहर फार्म हाउस ज्यादा पसंद था। आरोही ने खिड़की खोली तो दूर देवगंज का बाजार दिखा और उससे भी दूर गंगा की पतली चमक। उसे अपने राजस्थान का सूखा आकाश याद आया, जहां बचपन में वह पिता के साथ स्कूल जाती थी। तब उसे लगता था कि न्याय किताबों में लिखा एक उजला शब्द है। उसके पिता रघुवीर सिंह राठौड़ गांव के सरकारी स्कूल में इतिहास पढ़ाते थे। उनके पास कोई बड़ी जमीन नहीं थी, पर आत्मसम्मान इतना था कि बड़े ठाकुर भी उनके सामने शब्द तौलकर बोलते। वे बच्चों को अशोक, कबीर और संविधान पढ़ाते हुए कहते कि भारत केवल राजाओं की कथा नहीं, उन अनाम लोगों की आह भी है जिन पर इतिहास खड़ा है। आरोही बचपन में उनकी मेज पर बैठकर कॉपी में तिरंगा बनाती। पिता उसके सिर पर हाथ फेरकर कहते कि बेटी, कलम और सत्य दोनों कमजोर हाथों में भी तलवार से भारी हो सकते हैं। फिर एक वर्ष गांव में सूखा पड़ा और राहत राशि आई। प्रधान, पटवारी और ठेकेदारों ने कागज पर तालाब खुदवा दिए, जबकि जमीन पर धूल ही धूल रही। रघुवीर सिंह ने दस्तावेज जमा किए और जिला कार्यालय में शिकायत दी। कुछ दिनों तक लोग उन्हें पागल कहते रहे। फिर अचानक उन पर स्कूल के पैसों की चोरी का आरोप लगा। पुलिस रात को आई, घर की अलमारी तोड़ी और पिता को ऐसे ले गई जैसे वे शिक्षक नहीं, डकैत हों। छोटी आरोही ने पहली बार वर्दी को डर की शक्ल में देखा था।
सावित्री देवी उस रात थाने के बाहर बैठी रहीं। उन्होंने किसी से गाली नहीं दी, किसी को शाप नहीं दिया, बस हथेली में तुलसी की माला दबाए राम नाम जपती रहीं। पिता 3 दिन बाद लौटे तो शरीर पर चोटें थीं और आंखों में वह चुप्पी जो निर्दोष आदमी को समाज से मिलती है। गांव ने उनसे दूरी बना ली, स्कूल ने निलंबित कर दिया, मुकदमा चलता रहा, सम्मान टूटता रहा। एक सुबह वे आंगन में नीम के नीचे बैठे बैठे चले गए। आरोही ने उसी दिन समझा कि झूठ केवल जान नहीं लेता, वंश की सांस भी तोड़ देता है। उनकी मृत्यु के बाद सावित्री देवी ने रोना बंद नहीं किया, पर रोने को अपना धर्म भी नहीं बनाया। उन्होंने घर के एक कमरे में गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जो फीस दे सके दे, जो न दे सके वह बस पढ़े। शाम को वे गीता खोलती और आरोही को बताती कि कर्म का अर्थ बदला लेना नहीं, अपने भीतर के डर को पार करना है। वे कहती कि बेटी, न्याय की राह पर चलने वाला पहले अपने दुख को साधता है, तभी दूसरों के दुख को उठा पाता है। यही वाक्य आरोही के भीतर वर्षों तक दीपक बना रहा। जब आरोही ने सिविल सेवा की तैयारी का निश्चय किया, तब रिश्तेदारों ने कहा कि लड़की को इतना पढ़ाकर क्या मिलेगा। कुछ ने सावित्री देवी को समझाया कि विवाह कर दो, वरना उम्र निकल जाएगी, पर मां ने चुपचाप अपनी चूड़ियां बेच दीं, पुरानी हवेली का हिस्सा गिरवी रख दिया और बेटी को कोचिंग के लिए जयपुर भेजा। स्टेशन पर विदा करते समय उन्होंने केवल इतना कहा कि अपनी सफलता को पिता की राख मत बनाना, उसे गरीबों की छांव बनाना। ट्रेन चली तो आरोही ने पहली बार दुख को लक्ष्य में बदलते महसूस किया। अब देवगंज की नमी भरी दीवारों के सामने खड़ी वही लड़की आईपीएस अधिकारी थी, पर पद मिलने से घाव मिटते नहीं, वे बस जिम्मेदारी का रूप ले लेते हैं। उसने मेज पर पिता की पुरानी कलम रखी और थाने से मंगाई फाइलों को क्रम में जमाया। हर फाइल में उसे किसी रघुवीर सिंह की संभावना दिखती थी, कोई जिसे झूठा बनाकर चुप कराया गया हो। उसने अर्जुन को बुलाया और कहा कि पहले छोटू का मामला साफ करेंगे, फिर लंबित शिकायतों की विशेष समीक्षा होगी। न्याय की पहली सीढ़ी हमेशा किसी एक निर्दोष को बचाने से शुरू होती है। शाम होते होते सेठानी के नौकर का पता चल गया। वह शहर के बाहर एक गिरवी दुकान पर सोने की पतली चेन बेचने गया था और दुकान वाले ने पहचान के डर से रसीद नहीं बनाई थी। अर्जुन ने गुप्त रूप से बयान दर्ज कराया। जब रिपोर्ट आरोही के सामने आई तो छोटू की निर्दोषता लगभग साफ थी। उसने तुरंत आदेश दिया कि लड़के को परिजन के सुपुर्द किया जाए और मारपीट की जांच अलग दर्ज हो। भैरव कमरे में खड़ा था, पर उसकी आंखों में पछतावा नहीं, चुनौती थी। वह जानता था कि एक लड़का छूट जाने से उसका साम्राज्य नहीं टूटता। छोटू को रिहा किया गया तो मीरा थाने के बाहर जमीन पर बैठकर रो पड़ी। उसने भाई को छाती से लगाया, जैसे कोई मां अपने खोए बच्चे को मृत्यु से वापस खींच लाई हो। छोटू की आंखें सुनी थीं, पर बहन की हथेलियां उसके चेहरे पर बार बार फिरती रहीं। आरोही दूर खड़ी रही। वह धन्यवाद सुनने नहीं आई थी, पर मीरा अचानक उसके पास आई और उसके जूतों को छूने लगी। आरोही ने तुरंत उसे रोककर खड़ा किया। उसने कहा कि न्याय दया नहीं होता, अधिकार होता है। मीरा यह वाक्य समझी नहीं, पर उसके स्वर की गर्मी समझ गई। उस रात बाजार में धीमी फुसफुसाहटें लंबी हो गईं। रफीक चाचा की दुकान पर लोग चाय से अधिक खबर पी रहे थे। कोई बोला, मैडम ने सचमुच लड़के को छुड़ा दिया। कोई बोला, अब भैरव चुप नहीं बैठेगा। रफीक चाचा ने अंगीठी में कोयले सरकाते हुए कहा कि सच की पहली जीत से झूठ ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यह बात सुनकर सब चुप हो गए। बूढ़े चाचा ने अपनी डायरी में छोटू का नाम लिखा, फिर भैरव की पुरानी वसूली की तारीखें याद करने लगे। उनके कांपते हाथों में वर्षों का डर अभी भी था, पर पहली बार उद्देश्य भी था। भैरव उसी समय विधायक महेंद्र प्रताप के बंगले में बैठा था। संगमरमर की फर्श, पीतल के बड़े दीप, दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरें और भीतर शराब की गंध सब मिलकर उस पाखंड को सजाते थे जिसमें देवगंज की राजनीति पलती थी। महेंद्र प्रताप ने सफेद कुर्ता पहन रखा था, माथे पर चंदन था, पर आंखों में गणना थी। उसने भैरव से कहा कि एक लड़के के कारण परेशान मत हो, असली खेल नदी किनारे की जमीन है। अगर वह महिला फाइलों में घुसी रही
तो मंदिर विस्तार योजना रुक सकती है। मंदिर विस्तार योजना दरअसल गरीब बुनकरों और मजदूरों की बस्ती हटाने का बहाना थी। गंगा किनारे की जमीन पर धर्मशाला, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और निजी रिसोर्ट बनने थे। कागजों में इसे श्रद्धालुओं की सुविधा कहा गया था, पर असल में यह महेंद्र प्रताप की काली कमाई का सफेद दरवाजा था। भैरव ने आश्वासन दिया कि मैडम को या तो समझा दिया जाएगा या बदनाम कर दिया जाएगा। विधायक ने हंसते हुए कहा कि स्त्री की प्रतिष्ठा पर कीचड़ डालो, फिर वह अपने दुपट्टे को बचाने में ही उलझ जाती है। कमरे में बैठे लोग हंस पड़े। उसी रात आरोही को एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी ओर कोई पुरुष धीमे स्वर में बोला कि देवगंज में बहुत ईमानदारी दिखाने वालों के घरों तक खबर पहुंच जाती है। उसने सावित्री देवी का नाम लिया, उनका पता बताया और फोन काट दिया। आरोही की उंगलियां ठंडी हो गईं। कुछ क्षणों के लिए कमरा घूमता हुआ लगा। जिस डर को वह जनता की आंखों में देखती थी, वही अब उसके अपने घर की देहरी पर खड़ा था। उसने तुरंत मां को फोन मिलाया। सावित्री देवी ने सहज स्वर में कहा कि मैं ठीक हूं, तू अपनी आवाज क्यों छिपा रही है? आरोही ने कहा कि मां, सावधान रहना, किसी अनजान आदमी से बात मत करना। सावित्री देवी कुछ देर मौन रहीं, फिर बोली कि बेटी, जिस राह पर तुझे भेजा है उस पर कांटे आएंगे ही, पर याद रख, मेरी चिंता को अपनी बेड़ियां मत बनने देना। मां की आवाज में डर था, पर उससे बड़ा विश्वास था। आरोही की आंखों से आंसू निकल आए, जिन्हें उसने हथेली से पोंछ दिया। उसने जीवन में कई बार वर्दी पहनी थी, पर उस रात पहली बार उसे लगा कि वर्दी के भीतर धड़कता हृदय भी युद्ध भूमि होता है। सुबह उसने भैरव को अपने कक्ष में बुलाया। मेज पर छोटू के मामले की रिपोर्ट, मेडिकल प्रमाण और गिरवी दुकान वाले का बयान रखा था। उसने कहा कि अवैध हिरासत और मारपीट पर विभागीय जांच शुरू होगी। भैरव ने कुर्सी पर बैठने की अनुमति मांगे बिना बैठते हुए कहा कि मैडम, अनुभव की कमी है आपको। अपराधी पर नरमी शहर को बर्बाद कर देगी। आरोही ने उसे उठने को नहीं कहा। उसने केवल फाइल बंद की और बोली कि अनुभव अपराध छिपाने का लाइसेंस नहीं होता। भैरव ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा, जैसे खुली धमकी लिख रहा हो। आप बहुत कमजोर हैं मैडम, उसने लगभग मुस्कुराते हुए कहा। आपको गरीब की आंख का पानी सच लगता है, लेकिन यहां लोग रोकर भी झूठ बोलते हैं। देवगंज को संभालना किताबों से नहीं आएगा। आरोही के भीतर पिता का घायल चेहरा, मां की चूड़ियां और मीरा के धूल भरे फूल एक साथ उठे, पर बाहर उसका चेहरा शांत रहा। उसने उत्तर दिया कि कमजोरी करुणा नहीं होती दरोगा जी, कमजोरी वह होती है जो सत्ता के बिना खड़ी न रह सके। भैरव का चेहरा तमतमा गया। यह वार लाठी से गहरा था। उस मुलाकात के बाद थाने में हवा बदल गई। कुछ सिपाही भैरव के कमरे में जाकर देर तक बैठे। कुछ ने आरोही को देखकर सलाम अधिक सीधे किए। अर्जुन ने शाम को बताया कि 2 पुराने गवाह मिलने को तैयार हैं, पर वे सार्वजनिक रूप से बयान देने से डरते हैं। एक विधवा है जिसका पति पुलिस हिरासत में मरा था। दूसरा नगर पालिका का क्लर्क है जिसने जमीन के फर्जी दस्तावेज देखे हैं। आरोही ने कहा कि दोनों की सुरक्षा पहले सुनिश्चित करो। उसे पता था कि सच केवल साहस से नहीं, संरक्षण से भी जिंदा रहता है। रात को उसने अपनी डायरी में लिखा कि देवगंज में अपराध का ढांचा केवल लालच पर नहीं, अपमान पर खड़ा है। गरीब को पहले मनुष्य होने से वंचित किया जाता है, फिर उसका अधिकार छीनना आसान हो जाता है। उसने सोचा कि भैरव जैसा आदमी जन्म से राक्षस नहीं होगा। समाज ने उसे छोटी छोटी छूटें दी होंगी, फिर वे छूटें अत्याचार बन गईं। पर यह विचार उसे नरम नहीं करता था। कर्म का अर्थ यह नहीं कि अपराधी की कहानी सुनकर उसके पाप को क्षमा कर दिया जाए। कर्म का अर्थ है हर बीज को उसका फल मिले। अगले दिन नवरात्रि की तैयारियां शुरू हुईं। बाजार में देवी की प्रतिमाएं रंगी जा रही थीं। ढोलक की थाप सुनाई दे रही थी और दुकानों पर लाल चुनरियां लटक गई थीं। विडंबना यह थी कि जिस शहर में स्त्री को देवी कहकर पूजा जाता, वहीं एक महिला अफसर को कमजोर साबित करने की योजनाएं बन रही थीं। आरोही ने मंदिर के सामने खड़े होकर भीड़ को देखा। उसे लगा, देवगंज स्वयं एक ऐसी स्त्री है जिसे रोज अपमानित किया गया, फिर भी हर सुबह माथे पर
सिंदूर की तरह सूरज लगा लेती है। मंदिर की सीढ़ियों पर मीरा फिर फूल बेच रही थी। आज उसकी टोकरी में कम मालाएं थीं, पर आंखों में भय के साथ कृतज्ञता भी थी। रफीक चाचा ने दूर से आरोही को नमस्कार किया। नाथू रिक्शे वाला धीरे धीरे रिक्शा चलाते हुए गुजरा और सिर झुकाकर मुस्कुराया। ये छोटे संकेत थे, पर सत्ता के खिलाफ जनता का पहला संवाद अक्सर ऐसे ही जन्म लेता है। आरोही ने महसूस किया कि शहर अभी बोल नहीं रहा, पर उसके भीतर शब्द पल रहे हैं, और जब अन्याय के नीचे दबे शब्द जन्म लेते हैं तो साम्राज्य कांपते हैं। भैरव ने भी यह सब देखा। वह सड़क के उस पार खड़ा था, हाथ में लाठी, आंखों में आग। उसे अपने अधिकार से अधिक जनता की बदलती नजरों से डर लगा। कल तक लोग उसे देखकर झुकते थे, आज कुछ लोग झुकते हुए भी चोरी से आरोही की ओर देख रहे थे। यह विश्वासघात उसे असहनीय लगा। उसने मन में कसम खाई कि बाजार के बीच ही इस मैडम की प्रतिष्ठा तोड़ेगा, ताकि देवगंज फिर सीख जाए कि किससे डरना है। दूर मंदिर में घंटियां बज रही थीं और हवा में आने वाले तूफान की धूल घुलने लगी थी। नवरात्रि के तीसरे दिन देवगंज का बाजार रंगों से भर गया था, पर उन रंगों के नीचे वही पुराना भय पसरा था। लाल चुनरियों, पीले फूलों और धूप बत्ती की गंध के बीच पुलिस की लाठी की छाया अब भी दुकानों पर पड़ी रहती। उस सुबह आरोही ने वर्दी नहीं पहनी। उसने हल्की सूती साड़ी, साधारण चप्पल और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई, ताकि वह अफसर नहीं, भीड़ का हिस्सा लगे। आईने में खुद को देखते हुए उसे लगा कि सच तक पहुंचने के लिए कभी कभी पद को दरवाजे पर छोड़ना पड़ता है। अर्जुन नायर ने उसे रोकना चाहा। उसने कहा कि मैडम, बिना सुरक्षा बाजार जाना जोखिम भरा है, खासकर जब भैरव को शक हो चुका है। आरोही ने उसकी चिंता सुनी, पर निर्णय नहीं बदला। उसने कहा कि जो लोग रोज बिना सुरक्षा के जीते हैं, उनकी सच्चाई गाड़ी के शीशे से नहीं दिखती। अर्जुन ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर चुपचाप एक दूरी से निगरानी रखने का वादा किया। आरोही ने अपना फोन साड़ी के पल्लू के भीतर रखा और देवगंज की गलियों में ऐसे उतर गई जैसे नदी चुपचाप पत्थरों के बीच रास्ता खोजती है। बाजार में आज देवी के भजन बज रहे थे। ढोलक की थाप पर बच्चे नाच रहे थे। दुकानों पर नारियल और अगरबत्ती रखे थे और मंदिर की सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। फिर भी हर दुकान के कोने में एक अदृश्य हिसाब लिखा था, कितना माल बेचा, कितना घर जाएगा और कितना थाने को देना होगा। आरोही ने देखा कि एक सिपाही मिठाई वाले से डिब्बा उठा रहा था और पैसे देने की जगह आंख दिखा रहा था। मिठाई वाला मुस्कुराया, पर वह मुस्कान गुड़ की नहीं, राख की बनी हुई थी। रफीक चाचा की चाय की दुकान पर पहुंचकर आरोही ने सिर पर पल्लू थोड़ा खींच लिया। चाचा पहले तो पहचान नहीं पाए, फिर जब उसने धीमे स्वर में चाय मांगी तो उनकी आंखों में एक चमक आई और तुरंत डर भी उतर आया। उन्होंने आसपास देखा, फिर उसे बेंच के कोने पर बैठाया। दुकान पर मजदूर, रिक्शे वाले और दो बुनकर बैठे थे। वे जमीन, महंगाई और पुलिस की वसूली की बात आधे शब्दों में कर रहे थे। देवगंज में गरीबों ने भाषा भी बचाकर बोलना सीख लिया था, ताकि शब्द गवाह न बन जाए। आरोही ने खुद को एक दूर की रिश्तेदार बताकर बातचीत शुरू की। उसने पूछा कि नदी किनारे वाली बस्ती क्यों खाली कराई जा रही है। एक बुनकर ने पहले हंसकर बात टाली, फिर रफीक चाचा की ओर देखा। चाचा ने धीरे से कहा कि बहन, यहां जमीन गरीब की हो तो कागज कमजोर पड़ जाते हैं, और अमीर की नजर पड़ जाए तो भगवान भी चुप हो जाते हैं। बुनकर की आंखें भर आईं। उसने बताया कि उसके दादा ने आजादी के बाद पट्टा पाया था, पर अब रजिस्टर में नाम किसी ट्रस्ट का लिखा दिखाया जा रहा है। वह ट्रस्ट विधायक महेंद्र प्रताप के लोगों से जुड़ा था। कागजों में उसका नाम मां कालिका सेवा न्यास था, पर गरीब उसे जमीन निगलने वाला पेट कहते थे। कहा गया था कि बस्ती हटेगी तो भव्य धर्मशाला बनेगी, जहां यात्रियों को भोजन और आश्रय मिलेगा। पर बुनकरों ने सुना था कि उसी जगह पर दुकानों की लाइन और एसी कमरे बनेंगे। आरोही ने ध्यान से हर नाम याद किया। धर्म जब व्यापारियों की तिजोरी में बंद हो जाता है, तो मंदिर की घंटी भी किसी भूखे बच्चे की रुलाई को दबाने लगती है। तभी मीरा फूलों की टोकरी लेकर आई। उसने आरोही को पहचान लिया, पर तुरंत आंखें झुका लीं।
रफीक चाचा ने इशारे से उसे शांत रहने को कहा। मीरा ने चाय नहीं ली, केवल पानी मांगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। आरोही ने उससे पूछा कि घर में सब ठीक है। मीरा ने पहले कहा हां, फिर होंठ कांपने लगे। छोटू रात में सोते सोते चिल्ला उठता था। उसे लगता था कि फिर से थाने के कमरे में बंद कर दिया गया है। मां उसकी पीठ पर हल्दी लगाती और देवी से पूछती कि गरीब बच्चों का बचपन किस पाप का फल है। मीरा ने बताया कि भैरव के आदमी फिर आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर वह मैडम के पास दोबारा गई तो छोटू को सचमुच किसी बड़े केस में फंसा देंगे। उसकी मां ने घर के दरवाजे पर नींबू मिर्च बांध दी थी, पर डर न टोने से हटता था, न मंत्र से। आरोही ने उसकी टोकरी से एक मुरझाई चमेली उठाई और पूछा कि क्या वह गवाही देगी। मीरा ने लंबे समय तक कुछ नहीं कहा, फिर बोली कि मैडम, हमारी जाति की लड़की जब सच बोलती है तो लोग पहले उसका चरित्र पूछते हैं, फिर उसका सच। यह वाक्य आरोही के भीतर गहरे उतर गया। उसे अपने प्रशिक्षण के सभागार याद आए, जहां कानून की धाराएं साफ साफ पढ़ाई जाती थीं, जैसे समाज सीधी रेखाओं में चलता हो। पर यहां हर धारा जाति, गरीबी, लिंग और डर के कीचड़ से होकर गुजरती थी। उसने मीरा से कोई वादा नहीं किया, क्योंकि झूठी तसल्ली भी अन्याय का हिस्सा होती है। उसने केवल इतना कहा कि जब समय आएगा, तुम्हारा नाम बिना तुम्हारी इच्छा के सामने नहीं आएगा। मीरा ने पहली बार थोड़ा भरोसा किया, पर भरोसा भी गरीबों के घर उधार की चीज की तरह रहता है। चाय की दुकान से निकलकर आरोही मंदिर की ओर बढ़ी। काली माता का छोटा सा मंदिर बाजार के शोर के बीच काले पत्थर की तरह स्थिर था। सीढ़ियों पर औरतें लाल साड़ियां पहने नारियल चढ़ा रही थीं, और पुजारी ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। उसी भीड़ के किनारे एक बूढ़ी विधवा बैठी थी, जिसके हाथ में फटी हुई अर्जी थी। वह बार बार मूर्ति की ओर देखकर कह रही थी कि मां, मेरा बेटा चोर नहीं था। लोग उसे पागल समझकर आगे बढ़ जाते, जैसे दुख संक्रामक बीमारी हो। आरोही उसके पास बैठ गई। बूढ़ी ने उसे कोई अधिकारी नहीं समझा और अपना दुख खोल दिया। उसका बेटा राजू नगर पालिका में सफाई कर्मचारी था। एक रात पुलिस उसे जुए के अड्डे से पकड़ने का आरोप लगाकर ले गई, जबकि वह अस्पताल से दवा लेकर लौट रहा था। 2 दिन बाद खबर आई कि उसने लॉकअप में फांसी लगा ली। शरीर पर चोटों के निशान थे, पर पोस्टमार्टम में सब सामान्य लिखा गया। बूढ़ी ने कहा कि मैंने थाने की चौखट पर माथा फोड़ा, बेटी। पर दरोगा ने कहा कि गरीबों की मानें झूठ रोती हैं। आरोही के कानों में यह सुनकर पिता की गिरफ्तारी की रात गूंज उठी। उसे याद आया कि सावित्री देवी ने भी थाने की चौखट पर बिना आवाज रोया था। उसने बूढ़ी की अर्जी ली और पढ़ी। कई बार लिखी गई, कई बार लौटा दी गई। कई जगह अंगूठे के निशान धुंधले पड़ चुके थे। अर्जी में शब्द कम थे, पर हर शब्द के पीछे एक मां की उम्र पड़ी थी। आरोही ने पूछा कि कोई गवाह था क्या। बूढ़ी ने मंदिर की पिछली गली में रहने वाले एक कॉम्पाउंडर का नाम लिया, जो उस रात शरीर देखने गया था। मंदिर की घंटियां बजने लगीं। भीड़ जयकारे लगा रही थी, पर आरोही को लगा कि देवी की आंखें उस बूढ़ी विधवा की आंखों में उतर आई हैं। न्याय शायद कभी कभी अदालत में नहीं, किसी मां के फटे कागज पर जन्म लेता है। उसने अर्जी अपने पल्लू के नीचे छिपाई और बूढ़ी से कहा कि इसे फिर से लिखा जाएगा। बूढ़ी ने उसके हाथ को छुआ और पूछा कि तू कौन है बेटी। आरोही ने उत्तर नहीं दिया। वह जानती थी कि अभी उसका नाम जितना छिपा रहेगा, उतनी अधिक आवाजें उसके पास आ सकेंगी। दोपहर को वह नदी किनारे की बस्ती में गई। वहां करघों की आवाजें थीं, रंगे हुए धागों की गंध थी, और कच्ची दीवारों पर सूखते कपड़ों के बीच बच्चों की हंसी लटकी थी। मगर हर घर पर लाल निशान बना था, जैसे किसी ने उनकी दीवारों पर मृत्यु की तारीख लिख दी हो। एक बूढ़ा बुनकर अपनी पुरानी जमीन की रसीद दिखा रहा था, जिसे चूहों ने नहीं, सरकारी लालच ने कुतर दिया था। उसकी बहू बोली कि हमें हटाकर धर्मशाला बनेगी, पर माता क्या ऐसे घर में रहेंगी जहां बच्चों का चूल्हा बुझाकर दिया जलाया जाए। बस्ती के बीच एक छोटा मदरसा और उसके पास तुलसी का चौरा था। हिंदू और मुसलमान परिवार वर्षों से यहां साथ रहते थे।
क्योंकि गरीबी की रोटी धर्म पूछकर नहीं टूटती। पर पिछले महीनों में अफवाहें फैलाई गई थीं कि बस्ती वाले मंदिर विस्तार का विरोध कर धर्म का अपमान कर रहे हैं। एक मौलवी ने कहा कि हमें देवी से क्या बैर? बहन, हमारी औरतें भी नवरात्रि में मीरा से फूल खरीदती हैं। बैर तो उन लोगों को है जिनकी नजर हमारी जमीन पर है। आरोही ने देखा, सत्ता गरीबों को हटाने से पहले उन्हें एक दूसरे से डराना सिखाती है। एक किशोर लड़की ने उसे चुपके से बताया कि रात में कुछ दलाल आते हैं और परिवारों को खाली कागज पर अंगूठा लगाने को कहते हैं कि मुआवजा मिलेगा, नहीं तो बुलडोजर आएगा। 2 परिवारों की लड़कियां शहर में काम दिलाने के नाम पर ले जाई गईं, पर लौटकर नहीं आई। यह सुनते ही आरोही के भीतर ठंडी आग जल उठी। जमीन हड़पने की परत के नीचे शायद और गहरा अपराध छिपा था। उसने लड़की से नाम पूछे, पर वह डर गई। उसकी मां ने उसे भीतर खींच लिया, जैसे सच बोलना किसी खाई के किनारे खड़े होने जैसा हो। शाम ढलने लगी थी। आरोही ने बस्ती से निकलते समय देखा कि दूर एक मोटरसाइकिल बार बार उसी रास्ते पर घूम रही है। चालक ने हेलमेट पहना था, पर उसके बैठने का ढंग पुलिसिया था। वह समझ गई कि उसकी गतिविधियों पर नजर है। उसने रास्ता बदल दिया और भीड़ में घुलती हुई फिर बाजार की तरफ लौट आई। अर्जुन ने दूर से संकेत दिया कि वह सुरक्षित है, पर उसके चेहरे पर चिंता थी। जब वे एक सुनसान मोड़ पर मिले तो उसने धीमे स्वर में कहा कि भैरव को शायद खबर मिल गई है कि आप लोगों से मिल रही हैं। आरोही ने उसे बूढ़ी विधवा की अर्जी और बस्ती की जानकारी दी। अर्जुन ने बताया कि नगरपालिका का एक क्लर्क, विजय तिवारी, गुप्त रूप से मिलने को तैयार है। वह फर्जी हस्तांतरण दस्तावेजों की प्रतियां दे सकता है, पर उसे डर है कि उसके बच्चे स्कूल से लौटते समय उठा लिए जाएंगे। आरोही ने कहा कि पहले उसके परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेजो। अर्जुन ने पूछा कि क्या हम इतना सब बिना औपचारिक आदेश के कर पाएंगे? आरोही ने गंभीर स्वर में कहा कि व्यवस्था जब अपराधियों की ढाल बन जाए, तो ईमानदारों को नियमों के भीतर रास्ता भी चतुराई से बनाना पड़ता है। रात को रफीक चाचा की दुकान बंद होने के बाद पीछे वाले आंगन में मुलाकात हुई। विजय तिवारी दुबला पतला आदमी था, माथे पर पसीना और हाथ में पुराना थैला। वह बार बार कह रहा था कि मेरा नाम मत आने दीजिए, मेरी बेटियां हैं। उसने थैले से कुछ फोटो कॉपी निकाली। उनमें नदी किनारे की जमीन पहले गरीब परिवारों के नाम, फिर अचानक सेवा न्यास के नाम दर्ज दिखाई गई थी। हस्ताक्षर कई जगह एक जैसे थे, अंगूठे के निशान भी संदिग्ध थे। सबसे नीचे गवाह के रूप में भैरव यादव के खास सिपाही का नाम था। विजय ने बताया कि असली रजिस्टर तहसील के रिकॉर्ड रूम से गायब कर दिए गए हैं, पर उसने मोबाइल से कुछ तस्वीरें खींच ली थीं। वह उन्हें देने ही वाला था कि बाहर कुत्ते भौंकने लगे। रफीक चाचा का चेहरा सफेद पड़ गया। किसी ने दुकान के शटर पर जोर से हाथ मारा और आवाज आई कि बूढ़े, चाय बना, दरोगा साहब के आदमी आए हैं। विजय कांपने लगा। आरोही ने तुरंत उसे अनाज के बोरे के पीछे छिपाया और अपना पल्लू चेहरे पर खींच लिया। उस क्षण वह अफसर नहीं, सच की रखवाली करती स्त्री थी। 2 आदमी भीतर आए, शराब की गंध और गुंडई की अकड़ साथ लेकर। उन्होंने चाचा से पूछा कि आज कौन कौन बैठा था, और वह साड़ी वाली औरत कौन थी जो बहुत सवाल पूछ रही थी। रफीक चाचा की जुबान सूख गई। एक आदमी ने उनके गाल पर हल्का थप्पड़ मारा, पर वह हल्कापन भी बूढ़ी हड्डियों में अपमान की तरह गूंजा। आरोही के हाथ की नसें तन गईं, पर उसने खुद को रोका। अभी गुस्सा दिखाना आसान था, जाल पूरा पकड़ना कठिन। चाचा ने झूठ बोला कि बाजार में रोज औरतें आती हैं, वह किसी को नहीं पहचानते। गुंडे चले गए, पर उनके जाते ही रफीक चाचा जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा कि मैडम, मैं कायर आदमी हूं। मैंने बहुत कुछ देखा, पर कभी बोला नहीं। मेरे बेटे की जिंदगी डर ने खा ली, फिर भी मैं चुप रहा। आज जब उन्होंने पूछा, तो लगा कि फिर चुप रहूंगा और मर जाऊंगा। आरोही उनके सामने बैठी। उसने कहा कि साहस डर का ना होना नहीं है चाचा, साहस यह है कि डर हाथ पकड़कर भी आपको सच से दूर न ले जा सके। चाचा ने अपनी डायरी उसे सौंप दी। उस डायरी में वर्षों की वसूली, झूठे केस, रात में उठाए गए लड़कों के नाम,
और थाने के सिपाहियों को दी गई रकम लिखी थी। कई तारीखें धुंधली थीं, पर पैटर्न साफ था। हर त्योहार से पहले बाजार से पैसा उठता, हर चुनाव से पहले गरीबों पर झूठे केस बढ़ते, और हर जमीन विवाद में वही 3 नाम बार बार आते: भैरव यादव, महेंद्र प्रताप का मुनीम और सेवा न्यास का प्रबंधक। आरोही ने पन्ने पलटे तो उसे लगा जैसे देवगंज की चुप्पी ने आखिर कागज पर अपना गला खोल दिया हो। विजय तिवारी ने मोबाइल की तस्वीरें अर्जन को भेज दी। अर्जन ने सुरक्षित सर्वर पर उनकी कॉपी बनवाई और कहा कि अब हमें मजिस्ट्रेट की निगरानी में रिकॉर्ड रूम सील कराना होगा। आरोही ने सिर हिलाया, पर वह जानती थी कि भैरव इससे पहले हमला करेगा। उसने रफीक चाचा, विजय और मीरा को अलग अलग सावधानी बरतने को कहा। फिर वह अकेली मंदिर की पिछली सीढ़ियों पर कुछ देर बैठी रही। दूर से आरती की लौ दिख रही थी। उसे लगा कि प्रार्थनाएं केवल फूल और घी से नहीं बनती, कभी कभी वे गवाही और जोखिम से बनती हैं। रात गहरी हो चुकी थी जब वह आवाज लौटी। कमरे में प्रवेश करते ही फोन बजा। इस बार आवाज भैरव की थी, मीठी और जहरीली। उसने कहा कि मैडम, देवगंज की गलियों में बहुत घूमना ठीक नहीं। कोई भी आपको पहचानकर गलत मतलब निकाल सकता है। फिर वह हंसा और बोला कि कमजोर लोग भावनाओं में जांच करते हैं, मजबूत लोग फाइल बंद करना जानते हैं। आरोही ने शांत स्वर में पूछा कि क्या यह धमकी है? भैरव ने कहा कि इसे सलाह समझिए। फोन कट गया, पर उसकी हंसी कमरे की दीवारों में देर तक चिपकी रही। आरोही ने खिड़की से बाहर देखा। देवगंज अंधेरे में सोया नहीं था। वह घायल जानवर की तरह आंखें खोले पड़ा था। कहीं मीरा अपने भाई को थपक रही होगी, कहीं रफीक चाचा डायरी देने के बाद कांपते हाथों से दुआ कर रहे होंगे, कहीं विजय तिवारी अपनी बेटियों के सिरहाने बैठा होगा। इन सब का भय अब उसकी जिम्मेदारी था। उसने पिता की कलम उठाई और केस डायरी में लिखा कि जमीन, हिरासत, मृत्यु और मानव तस्करी की संभावित कड़ियां मिल रही हैं। फिर उसने नीचे एक पंक्ति जोड़ी, भैरव जल्दबाजी में गलती करेगा। सुबह होने से पहले ही देवगंज में एक नई अफवाह फैल चुकी थी। कहा गया कि सादी साड़ी में घूमती कोई महिला बस्ती वालों को सरकार के खिलाफ भड़का रही है और वह विदेशी मिशनरियों से पैसे लेती है। कुछ ने उसे विपक्ष की एजेंट कहा, कुछ ने धर्म विरोधी। आरोही ने यह सुनकर समझ लिया कि हमला शुरू हो चुका है। झूठ जनता को सीधे नहीं मारता, पहले वह उसके कानों में कीचड़ भरता है। उसने अर्जुन को बुलाया और कहा कि अब हमें केवल कागज नहीं, जनता का भरोसा भी बचाना होगा। युद्ध की रेखा खिंच चुकी थी। अफवाहें देवगंज की गलियों में धुएं की तरह फैलती थीं, और धुआं हमेशा आग से नहीं, कभी कभी किसी की साजिश से भी उठता है। सुबह बाजार खुलने से पहले ही पान की दुकानों, दूध वालों और मंदिर की कतारों में वही बात घूम रही थी कि कोई बाहरी औरत गरीबों को भड़का रही है। कुछ लोग जानते थे कि यह झूठ है, पर झूठ को रोकने के लिए सच बोलना पड़ता है, और सच बोलने का साहस अभी भी बहुतों की जेब से महंगा था। आरोही ने यह सब सुना, पर उसका चेहरा शांत रहा। थाने में प्रवेश करते ही उसे महसूस हुआ कि दीवारों के कान आज और अधिक चौकन्ने हैं। मुंशी ने सलाम किया, पर उसकी आंखें तुरंत भैरव के कमरे की ओर भागीं। सिपाही धीमे स्वर में बात कर रहे थे और उसके आते ही चुप हो जाते। भैरव यादव अपनी कुर्सी पर बैठा फाइल पलट रहा था, जैसे किसी ईमानदार अधिकारी की तरह काम में डूबा हो। उसने मुस्कुराकर कहा कि मैडम, शहर में कुछ बाहरी तत्व सक्रिय हैं, सावधानी रखनी पड़ेगी। आरोही ने कुर्सी खींची और पूछा कि बाहरी तत्वों की सूचना तुम्हें जनता ने दी या तुम्हारी कल्पना ने? भैरव ने हल्की हंसी दबाई। उसने कहा कि मैडम, हम जमीन पर काम करते हैं, हवा का रुख पहचानते हैं। लोग कह रहे हैं कि कोई महिला बस्ती में जाकर सरकार के खिलाफ भड़का रही थी। धर्मशाला योजना पर सवाल उठाना भक्तों की भावना से खेलना है। आरोही ने मेज पर उंगलियां रखीं और उसे देखते हुए बोली कि भक्तों की भावना गरीबों के घर गिराकर नहीं बचती। दरोगा जी। कमरे में खामोशी उतर आई। भैरव ने फाइल बंद कर दी। उसके मन में अब यह स्पष्ट हो चुका था कि सीधे डराने से यह स्त्री पीछे नहीं हटेगी। उधर विधायक महेंद्र प्रताप चौहान के बंगले में उसी दोपहर बैठक हुई। बड़े ड्राइंग रूम में एसी की ठंडक थी, लेकिन भीतर बैठे लोगों की नीयतें गर्म थीं। सेवा न्यास का प्रबंधक, नगर पालिका का अध्यक्ष,
दो स्थानीय पत्रकार और भैरव गोल मेज के चारों ओर बैठे थे। दीवार पर देवी काली की बड़ी तस्वीर थी, जिसके नीचे चांदी का दीपक जल रहा था। महेंद्र प्रताप ने कहा कि जनता को तथ्य नहीं, भावना समझ आती है। अगर मैडम को कानून से नहीं रोका जा सकता, तो उन्हें धर्म, चरित्र और व्यवस्था के नाम पर अकेला कर दो। एक पत्रकार ने सुझाव दिया कि अखबार में खबर छापी जाए कि एसपी गरीब बस्ती को बचाने के नाम पर मंदिर विस्तार रोक रही हैं। दूसरे ने कहा कि महिला अधिकारी पर सीधे हमला उलटा पड़ सकता है, इसलिए पहले उन्हें भावुक, अनुभवहीन और राजनीतिक रूप से प्रेरित दिखाना चाहिए। भैरव ने धीमे स्वर में कहा कि बाजार में एक छोटी घटना कराई जाए, भीड़ भड़काई जाए, फिर कहा जाए कि मैडम की नरमी से अपराधी सिर उठा रहे हैं। महेंद्र प्रताप की आंखों में संतोष उतर आया। उसने भैरव के कंधे पर हाथ रखा और बोला कि सिंहासन बचाने के लिए कभी कभी आग खुद लगानी पड़ती है। योजना की पहली रेखा उसी शाम खींच दी गई। बाजार के किनारे सब्जी मंडी में दो अनजान आदमी आए और दुकानदारों से बहस करने लगे। उन्होंने जानबूझकर एक मुस्लिम फल वाले पर आरोप लगाया कि उसने मंदिर की पूजा के लिए रखे नारियल में गंदगी मिलाई है। बात मिनटों में फैल गई। कुछ लड़के, जिन्हें महेंद्र प्रताप के लोग शराब और पैसे देकर लाए थे, जयकारे लगाते हुए फल वाले की ठेली उलटने लगे। पुलिस देर से पहुंची और पहुंचकर रोकने के बजाय भीड़ को और उकसाने लगी। देवगंज का पुराना सौहार्द सियासत की माचिस के सामने खड़ा था। आरोही को खबर मिली तो वह तुरंत मौके पर पहुंची। भीड़ में गुस्सा कम, भ्रम ज्यादा था। फलवाला सलमान हाथ जोड़कर कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, पर नारे सुनने वालों को सत्य से अधिक शोर प्रिय लग रहा था। आरोही ने माइक मंगवाया और ऊंची आवाज में कहा कि कोई भी गिरफ्तारी बिना प्रमाण नहीं होगी और दंगा फैलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई होगी। उसने सीसीटीवी की फुटेज मंगवाई, जिसमें दो बाहरी आदमी नारियल की टोकरी के पास कुछ डालते दिखे। भीड़ की आवाज धीमी पड़ गई, पर भैरव का चेहरा अंधेरे जैसा कठोर हो गया। भैरव ने मौके पर आते ही कहा कि मैडम, ऐसे मामलों में तुरंत कड़ा कदम जरूरी है, नहीं तो भावनाएं भड़कती हैं। आरोही ने सबके सामने पूछा कि जब साजिश करने वाले फुटेज में दिख रहे हैं, तो निर्दोष फल वाले को क्यों पकड़ना चाहते हो? भैरव ने कहा कि जनता यही मांग रही है। आरोही ने पलटकर भीड़ की ओर देखा और पूछा कि क्या जनता झूठे आरोप पर किसी का घर बर्बाद करना चाहती है? कुछ क्षणों तक केवल हवा चली। फिर रफीक चाचा ने धीरे से कहा कि नहीं मैडम, हम न्याय चाहते हैं। ये आवाज छोटी थी, पर पहली दरार बना गई। उस रात स्थानीय अखबारों और मोबाइल संदेशों में खबर फैली कि एसपी ने धार्मिक भावना के आरोप में गिरफ्तारियों को रोका और पुलिस को अपमानित किया। कुछ संदेशों में उसका नाम तोड़ा मरोड़ा गया, कुछ में उसे अहंकारी बताया गया, कुछ में लिखा था कि वह देवगंज की परंपरा नहीं समझती। अर्जुन ने सारे संदेश प्रिंट करवाए और स्रोत खोजने लगा। वह जानता था कि डिजिटल झूठ भी पुराने जमाने की अफवाह की तरह ही खतरनाक है, बस अब उसके पैर तेज हो गए हैं। आरोही ने प्रिंटआउट देखे और थकान से आंखें बंद कर लीं। थकान शरीर से कम, आत्मा से अधिक थी। हर बार जब वह किसी गरीब का पक्ष लेती, उसे अपराधियों की हमदर्द कहा जाता। हर बार जब वह कानून की बात करती, उसे भावना विरोधी कहा जाता। और हर बार जब वह अपनी आवाज संयत रखती, लोग उसे कमजोर समझ लेते। रात को उसने मां को फोन किया, पर कुछ कह नहीं पाई। सावित्री देवी ने उसकी चुप्पी पहचान ली। उन्होंने पूछा कि क्या तेरे भीतर की आग बहुत तेज जल रही है? आरोही ने कहा कि कभी कभी लगता है। मां, सच बोलने वालों को पहले अकेला होना पड़ता है। सावित्री देवी ने धीमे स्वर में कहा कि अकेलापन परीक्षा है, सजा नहीं। उन्होंने बताया कि गांव में दो अनजान लोग आए थे और पड़ोसियों से पूछताछ कर रहे थे। वे कहते थे कि आरोही ने बड़े लोगों से दुश्मनी मोल ली है, इसलिए परिवार को समझाना चाहिए। यह सुनते ही आरोही का गला सूख गया। उसने तुरंत सुरक्षा की बात की, पर मां ने शांत आवाज में कहा कि मेरी चिंता मत कर, मैं तेरा जन्म रोते हुए नहीं, संकल्प के साथ लाई थी। तू धर्म निभा, पर क्रोध को अपना स्वामी मत बनने देना।
फोन कटते ही आरोही लंबे समय तक चुप बैठी रही। उसकी मेज पर पिता की कलम, रफीक चाचा की डायरी, मीरा की शिकायत और बस्ती के कागज रखे थे। एक ओर मां की सुरक्षा थी, दूसरी ओर उन सैकड़ों परिवारों का जीवन। उसे लगा जैसे न्याय की राह कोई सीधी सड़क नहीं, दो जलते घरों के बीच से गुजरती संकरी पगडंडी है। वह किसी भी घर को जलता छोड़ना नहीं चाहती थी, पर अपराधी इसी करुणा को हथियार बनाना चाहते थे। उसने गहरी सांस ली और सुरक्षा दल को मां के गांव भेजने का गुप्त आदेश दिया। अगले दिन विभागीय कार्यालय में उसके विरुद्ध पहली औपचारिक शिकायत पहुंची। आरोप था कि उसने धार्मिक विवाद में पक्षपात किया, स्थानीय पुलिस का मनोबल गिराया और सेवा न्यास की विकास योजना में बाधा डाली। शिकायत पर कई व्यापारियों के हस्ताक्षर थे, जिनमें से कुछ ने बाद में अर्जुन को बताया कि उनसे दबाव में हस्ताक्षर करवाए गए, मगर कागज पर हस्ताक्षर सच्चाई की तरह दिखते थे। आरोही ने शिकायत पढ़ी और फाइल अलग रख दी। उसे दुख इस बात का नहीं था कि अपराधी लड़ रहे हैं, दुख इस बात का था कि डर ने निर्दोष हाथों से झूठ लिखवा दिया। भैरव उसी शाम उसके कक्ष में आया। इस बार उसकी विनम्रता का अभिनय और गहरा था। उसने कहा कि मैडम, ऊपर तक बात जा रही है, आप चाहें तो कुछ मामलों को धीमा कर सकती हैं। सेवा न्यास को छेड़ना ठीक नहीं। जनता की आस्था जुड़ी है और विधायक जी भी नाराज हैं। आरोही ने पूछा कि क्या तुम कानून की सलाह दे रहे हो या राजनीतिक संदेश ला रहे हो? भैरव ने झुककर कहा कि मैं तो आपको बचाना चाहता हूं। आरोही ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि मुझे बचाने की चिंता छोड़ो, अपनी केस डायरी बचाओ। यह सुनकर भैरव की आंखें भड़क उठीं। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि मैडम, देवगंज में कई लोग आए और गए, लेकिन भैरव यादव यहीं रहा। आप शहर को फाइलों से पढ़ रही हैं, मैं लोगों की नसों से पढ़ता हूं। जिस दिन चाहूं, बाजार आपकी वर्दी पर सवाल उठा देगा। आरोही ने पहली बार आवाज थोड़ी कठोर की। उसने कहा कि वर्दी पर सवाल जनता पूछे तो जवाब दूंगी, अपराधी पूछे तो गिरफ्तारी दूंगी। भैरव ने सलाम किया, पर वह सलाम तलवार के वादे जैसा था। बाहर जाते हुए उसने दरवाजा हल्का सा जोर से बंद किया। अब हमला व्यक्तिगत होना था। अगले 2 दिन में सोशल मीडिया पर कुछ धुंधली तस्वीरें फैलाई गईं, जिनमें साड़ी पहनी महिला बस्ती में लोगों से मिलती दिखती थी। उसके साथ झूठा संदेश था कि एसपी गुप्त रूप से विपक्षी नेताओं के संपर्क में है। एक स्थानीय चैनल ने बहस चलाई कि क्या महिला अधिकारी भावनात्मक निर्णयों से कानून व्यवस्था बिगाड़ रही हैं। आरोही ने देखा कि उसके मौन को रहस्य, करुणा को कमजोरी और जांच को षड्यंत्र बनाया जा रहा है। उसने प्रेस बयान देने से मना किया। वह जानती थी कि हर झूठ का उत्तर शब्दों से नहीं, प्रमाण से देना होगा। इसी बीच विजय तिवारी अचानक गायब हो गया। वह सुबह दफ्तर नहीं पहुंचा। उसका फोन बंद था और घर में पत्नी रोती हुई मिली। उसने बताया कि रात को 2 आदमी आए थे, कहते थे कि रिकॉर्ड रूम की चाबी चाहिए। विजय ने मना किया तो उसे बाहर बुलाकर ले गए। आरोही ने तुरंत शहर की सीमाओं पर अलर्ट भेजा, पर भैरव ने कहा कि शायद वह स्वयं भाग गया हो। यह सुनकर आरोही का धैर्य टूटते टूटते बचा। उसने सख्त आवाज में आदेश दिया कि विजय की गुमशुदगी में अपहरण की धारा लगेगी और जांच भैरव के थाने से हटेगी। भैरव ने विरोध किया, पर आदेश लिखित था। अर्जुन ने विशेष टीम बनाकर विजय की तलाश शुरू की। रफीक चाचा ने बताया कि रात में एक काली स्कॉर्पियो बाजार के पीछे वाली गली से गई थी। नाथू रिक्शे वाले ने नंबर का आधा हिस्सा याद किया। मीरा ने कहा कि वही गाड़ी पहले बस्ती में भी आई थी। छोटे छोटे डर अब छोटे छोटे साक्ष्य बन रहे थे। आरोही ने पहली बार महसूस किया कि जनता पूरी तरह तैयार नहीं, पर अपने भीतर के ताले खोलने लगी है। अपराधी जब अत्याचार बढ़ाता है तो कभी कभी वह भय की सीमा भी पार कर देता है। तीसरे दिन विजय शहर से 20 किलोमीटर दूर एक पुराने गोदाम के पास घायल अवस्था में मिला। उसकी सांस चल रही थी, पर शरीर पर चोटों के निशान थे। अस्पताल में उसने टूटे शब्दों में बताया कि उससे असली रजिस्टरों की तस्वीरें मिटाने को कहा गया था। उसने नहीं माना तो मारा गया। उसने एक नाम लिया, कल्लू, भैरव का खास मुखबिर। यह बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया गया। आरोही अस्पताल के गलियारे में खड़ी थी।
जब विजय की पत्नी उसके पैरों पर गिर पड़ी, उसने रोते हुए कहा कि मैडम, सच ने मेरे घर को खून से भर दिया। आरोही ने उसे उठाया, पर उसके पास सांत्वना के शब्द कम पड़ गए। सच की राह पर चलने वाले अक्सर दूसरों से साहस मांगते हैं, पर उनके घावों की कीमत कौन चुकाता है, यह प्रश्न उसे भीतर से काट रहा था। अर्जुन ने धीरे से कहा कि हमें गवाह सुरक्षा और तेज करनी होगी। आरोही ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखें विजय के बच्चों पर थीं, जो अस्पताल की बेंच पर चुप बैठे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके पिता ने दस्तावेज बचाए हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि रात को पिता घर नहीं लौटे। विधायक महेंद्र प्रताप ने अब अंतिम चाल की तैयारी की। नवरात्रि के अष्टमी दिन बाजार में विशाल भंडारा और शोभा यात्रा होनी थी। हजारों लोग आएंगे, पुलिस तैनात होगी, कैमरे होंगे और भावनाएं उफनेंगी। योजना थी कि भीड़ में एक बच्चा घायल कराया जाए, दोष बस्ती के किसी युवक पर डाला जाए, फिर अफरा तफरी में आरोही को असफल दिखाया जाए। भैरव ने कहा कि मौका मिला तो मैडम को सार्वजनिक रूप से अपमानित भी करेगा। वह चाहता था कि देवगंज की आंखों के सामने उसका भय फिर सिंहासन पर बैठ जाए। आरोही को योजना का पूरा पता नहीं था, पर संकेत मिलने लगे थे। रफीक चाचा की डायरी के एक पुराने पन्ने में भंडारे से पहले वसूली की प्रविष्टियां थीं। मीरा ने बताया कि कुछ अनजान युवक बस्ती के लड़कों को झगड़े के लिए उकसा रहे हैं। अर्जुन ने शहर के बाहर से आए गुंडों की सूचना दी। आरोही ने सुरक्षा व्यवस्था बदली, सादी वर्दी में जवान लगाए और बाजार के सीसीटीवी का नियंत्रण जिला कंट्रोल रूम से जोड़ दिया। फिर भी उसके भीतर बेचैनी थी। अपराधी जिस मंच पर तमाशा रचता है, वहां भीड़ स्वयं एक अनिश्चित जीव बन जाती है। अष्टमी से एक रात पहले उसने काली मंदिर जाकर दिया जलाया। वह देवी से चमत्कार नहीं मांग रही थी, केवल स्पष्ट मन मांग रही थी। मंदिर लगभग खाली था। पुजारी सोने की तैयारी कर रहा था और सीढ़ियों पर मीरा बची हुई मालाएं समेट रही थी। मीरा ने उसे देखकर कहा कि मैडम, कल बाजार में कुछ बड़ा होगा, मेरी छाती कांप रही है। आरोही ने उससे घर में रहने को कहा। मीरा बोली कि फूल बेचने ना आऊं तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। यह सुनकर आरोही चुप हो गई। गरीबों के लिए खतरे से बचना भी कभी कभी भूख का विलास होता है। वह मंदिर से बाहर निकली तो भैरव सड़क के किनारे खड़ा मिला। उसने कहा कि मैडम, कल भीड़ बहुत होगी, संभाल पाएंगी ना? उसके स्वर में चिंता नहीं, व्यंग्य था। आरोही ने उत्तर दिया कि भीड़ से डर उसे होना चाहिए जो अपराध छिपाना चाहता है। भैरव मुस्कुराया और बोला कि कभी कभी भीड़ सच नहीं सुनती, बस वही देखती है जो उसे दिखाया जाए। आरोही ने उसकी ओर स्थिर नजर से देखा। उसे लगा जैसे सामने खड़ा आदमी अब केवल भ्रष्ट अफसर नहीं, पूरी सड़ी हुई व्यवस्था का चेहरा बन चुका है। रात को आवास लौटकर उसने सभी अधिकारियों को अंतिम निर्देश भेजे। हर प्रवेश मार्ग पर कैमरा, हर संवेदनशील जगह पर महिला पुलिस, हर अफवाह पर तत्काल घोषणा और हर गिरफ्तारी लिखित कारण से। उसने अर्जुन से कहा कि कल कोई निर्दोष नहीं पकड़ा जाएगा, चाहे दबाव कितना भी हो। अर्जुन ने कहा कि अगर भैरव खुलकर विरोध करे तो आरोही ने कुछ क्षण सोचा और बोली कि तब देवगंज पहली बार देखेगा कि कानून का अर्थ पद नहीं, उत्तरदायित्व है। उसके स्वर में थकान थी, पर थकान के भीतर अडिगता भी थी। आधी रात बीत गई, पर उसे नींद नहीं आई। उसने पिता की कलम हाथ में ली और मां की कही बात याद की कि क्रोध को स्वामी मत बनने देना। वह जानती थी कि कल उसे केवल भैरव से नहीं, अपने भीतर के उस हिस्से से भी लड़ना होगा जो पिता के अपमान का प्रतिशोध चाहता है। न्याय और प्रतिशोध का अंतर बहुत सूक्ष्म होता है। एक समाज को उठाता है, दूसरा आत्मा को जलाता है। उसने डायरी में लिखा कि कल यदि सत्य सामने आए तो उसे क्रोध की भाषा नहीं, धर्म की भाषा में बोलना होगा। सुबह से पहले देवगंज में ढोलक की पहली थाप गूंजी। बाजार ने रंगीन झालरों से खुद को सजा लिया, जैसे किसी घायल शरीर पर उत्सव का वस्त्र डाल दिया गया हो। रफीक चाचा ने चाय की दुकान जल्दी खोली, पर उनकी आंखों में नींद नहीं थी। मीरा फूलों की टोकरी लेकर मंदिर की ओर चली। छोटू पीछे पीछे उसे रोकता रहा। भैरव ने अपनी वर्दी पहनी, लाठी उठाई और आईने में मूंछें मोड़ी।
आरोही ने खाकी वर्दी के बटन बंद किए, मां की दी हुई छोटी गीता जेब में रखी और बाहर निकल गई। देवगंज को उस सुबह नहीं पता था कि दिन ढलने से पहले उसका बाजार अदालत बनेगा। भीड़ गवाह बनेगी और वर्षों से जमा भय का मुखौटा सबके सामने फट जाएगा। शहर अपने उत्सव में व्यस्त था, पर हवा में किसी अनदेखे फैसले की धड़कन थी। कहीं घंटियां बज रही थीं, कहीं भंडारे के लिए कढ़ाई चढ़ रही थी, कहीं पुलिस की जीपें खड़ी हो रही थीं। और इन सबके बीच भैरव यादव यह भूल चुका था कि जिस स्त्री को वह कमजोर समझ रहा है, उसके मौन में कई पीढ़ियों का अपमान और कई माताओं की प्रार्थना खड़ी है। अष्टमी की सुबह देवगंज का बाजार किसी दुल्हन की तरह सजा था, पर उसकी आंखों में काजल नहीं, छिपा हुआ भय था। लाल झंडियां हवा में फड़फड़ा रही थीं, कढ़ाई में खीर उबल रही थी और मंदिर से आती घंटियों की आवाज दुकानों की पुकारों से मिलकर उत्सव का एक विशाल शोर बना रही थी। आरोही अपनी वर्दी में थी, पर उसके चेहरे पर कोई उत्सव नहीं था। वह हर मोड़, हर छत और हर बेचैन चेहरे को देख रही थी, क्योंकि अपराधी अक्सर भीड़ को अपना सबसे सुरक्षित अंधेरा समझते हैं। भैरव यादव मुख्य चौराहे पर खड़ा था, जैसे वही इस पर्व का वास्तविक देवता हो। उसके आसपास सिपाहियों की टुकड़ी थी, पर कई सिपाही आदेश से अधिक उसकी आंखों का इशारा देख रहे थे। वह मुस्कुराकर दुकानदारों को आश्वासन देता, बच्चों के सिर पर हाथ फेरता और बीच बीच में कैमरे की दिशा में चेहरा घुमा लेता। उसकी सज्जनता का यह नाटक इतना चिपचिपा था कि रफीक चाचा की चाय की भाप भी जैसे उससे बचकर उठना चाहती थी। आरोही ने दूर से उसे देखा और भीतर ही भीतर सावधान हो गई। मीरा मंदिर की सीढ़ियों पर फूल बेच रही थी। उसकी टोकरी आज सचमुच सुंदर थी, पर उसके हाथ बार बार कांप जाते। छोटू भीड़ में उसके पास ही खड़ा था। हालांकि उसने बहन से वादा किया था कि वह दूर रहेगा। भंडारे की कतार में गरीब, अमीर, बच्चे, साधु, व्यापारी सब मिलकर खड़े थे, पर बराबरी केवल पत्तल पर परोसी खीर तक सीमित थी। कतार से बाहर वही पुरानी दीवारें थीं। मीरा ने आरोही को देखा तो आंखों से नमस्कार किया। आरोही ने हल्का सिर झुकाया, मानो कह रही हो कि आज डर को अकेला मत छोड़ना। दोपहर के करीब शोभा यात्रा बाजार में दाखिल हुई। ढोल नगाड़ों की आवाज इतनी तेज थी कि कोई साधारण चीख उसमें डूब सकती थी। यही वह क्षण था जिसका इंतजार अपराधी कर रहे थे। दो मोटरसाइकिलें भीड़ के किनारे किनारे चलती रहीं। फिर अचानक एक काली स्कॉर्पियो संकरी गली से निकली और भंडारे की ओर भागते एक छोटे बच्चे को टक्कर मारकर रुक गई। बच्चा उछलकर सड़क पर गिरा, खून उसके माथे से बहा और उसकी मां की चीख ने ढोल की थाप को चीर दिया। पूरा बाजार एक पल में जड़ हो गया। आरोही दौड़कर बच्चे के पास पहुंची। उसने तुरंत भीड़ हटवाई, अपनी रुमाल से बच्चे का खून रोका और एम्बुलेंस बुलाने का आदेश दिया। बच्चे की मां उसके पैरों से लिपटकर रो रही थी, पर आरोही ने उसे संभालते हुए कहा कि सांस चल रही है, घबराओ नहीं। उसी क्षण कुछ युवक चिल्लाने लगे कि बस्ती के मुसलमान लड़कों ने गाड़ी चलाई है, यह देवी के भंडारे पर हमला है। आवाजें अचानक संगठित लग रही थीं, जैसे किसी ने पहले से शब्द बांट रखे हों। अर्जुन ने संकेत समझा और सादी वर्दी वाले जवानों को सक्रिय किया। स्कॉर्पियो का चालक भागने की कोशिश कर रहा था, पर एक सब्जी वाले ने उसका रास्ता रोक दिया। वह आदमी महेंद्र प्रताप के मुनीम का भतीजा निकला, पर भीड़ में पहले ही झूठ फैल चुका था। भैरव तेजी से आया और उसने बिना जांच किए बस्ती के दो लड़कों को पकड़ने का आदेश दिया। वे लड़के वहीं भंडारे में पत्तल बांट रहे थे। एक की उम्र मुश्किल से 17 होगी। उनकी माताएं चिल्लाने लगीं। भैरव ने लाठी उठाई और बोला कि धार्मिक दंगे की जड़ यही लोग हैं। उसके शब्दों में कानून नहीं, तैयार की गई आग थी। आरोही ने उसका हाथ रोक दिया। बाजार ने सांस रोक ली। भैरव की लाठी हवा में अटक गई और वह पहली बार हजारों आंखों के सामने रोका गया था। उसने गुस्से से कहा कि मैडम, हट जाइए, यह कानून व्यवस्था का मामला है। आरोही ने कहा कि कानून व्यवस्था झूठे आरोपी पकड़ने से नहीं बनती। भैरव ने भीड़ की तरफ मुड़कर ऊंची आवाज में कहा कि देख लो, मैडम अपराधियों को बचा रही हैं। यह वही कमजोर दिल है
जिसके कारण देवगंज में अराजकता फैलेगी। कुछ लोग शोर में बहने लगे, कुछ लोग सहमकर पीछे हट गए। भैरव ने आगे बढ़कर आरोही के सामने लगभग अपमानजनक ढंग से कहा कि किताबों से निकली अफसर को सड़क की समझ नहीं होती। उसने व्यंग्य से जोड़ा कि आप जैसी मैडम को चाय की दुकानों और फूल बेचने वाली लड़कियों की कहानियां सच लगती हैं। बाजार में यह वाक्य पत्थर की तरह गिरा। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। रफीक चाचा की आंखें भर आईं। आरोही ने भैरव को देखा। उसके भीतर पिता की लहूलुहान पीठ, मां की झुकी देह और सभी गरीबों की टूटी आवाजें एक साथ उठीं। पर उसने क्रोध को लगाम दी। दरोगा भैरव यादव। आरोही की आवाज शांत थी, पर दूर तक गई। आज यह बाजार तय करेगा कि कानून लाठी की जेब में रहता है या संविधान की आत्मा में। उसने अर्जुन को संकेत दिया। बड़े स्क्रीन पर, जो भंडारे के दानदाताओं के नाम दिखाने के लिए लगाया गया था। अचानक कंट्रोल रूम से वीडियो चलने लगा। फुटेज में साफ दिखा कि स्कॉर्पियो गली में पहले से खड़ी थी। चालक ने फोन पर बात की, फिर भीड़ की ओर जानबूझकर गाड़ी बढ़ाई। उसी फुटेज में भैरव का मुखबिर कल्लू चालक से हाथ मिलाता दिख रहा था। भीड़ में हलचल फैल गई। भैरव चिल्लाया कि वीडियो झूठा है, छेड़छाड़ है, साजिश है। आरोही ने दूसरा प्रमाण दिखाया। अर्जुन ने लाउडस्पीकर पर कॉल रिकॉर्डिंग चलवाई, जिसमें कल्लू किसी से कह रहा था कि बच्चा घायल हो जाए तो माहौल बन जाएगा और दरोगा साहब संभाल लेंगे। आवाज पहचानते ही कई सिपाहियों ने एक दूसरे को देखा। भैरव की मूंछें जैसे अकड़ खो बैठीं। उसने स्क्रीन बंद करवाने को कहा, पर तकनीकी नियंत्रण अब जिला टीम के पास था। पहली बार उसकी आदतों से बड़ा कोई इंतजाम सामने खड़ा था। रफीक चाचा धीरे धीरे आगे आए। उनके हाथ में पुरानी डायरी थी, जिसे उन्होंने दोनों हथेलियों से पकड़ा हुआ था, जैसे कोई पवित्र किताब हो। उनकी आवाज कांप रही थी, पर आज वह डरी हुई खामोशी में लौटना नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि मैंने सालों तक डरकर हिसाब लिखा, आज सच कहूंगा। उन्होंने भैरव की वसूली, झूठी गिरफ्तारियों और त्योहारों से पहले लिए गए पैसों की तारीखें पढ़नी शुरू कीं। हर तारीख पर किसी न किसी दुकानदार का चेहरा झुकता, फिर उठता। बाजार समझ रहा था कि उसकी निजी पीड़ा सामूहिक अपराध की फाइल है। मीरा भीड़ के बीच से आगे आई। उसके चेहरे पर आंसू थे, पर वह पीछे नहीं हटी। उसने कहा कि मेरे भाई छोटू को चोर बनाकर बंद किया गया, क्योंकि हमने मुफ्त फूल देने से मना किया था। उसकी आवाज पहले टूट रही थी, फिर स्थिर होने लगी। उसने अपनी मां की कसम खाकर कहा कि थाने में गरीबों से पैसे लिए जाते हैं, लड़कों को मारा जाता है और लड़कियों को धमकाया जाता है। भैरव ने उसे चुप कराने को सिपाही की ओर देखा, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। सिपाही भी समझ चुके थे कि आज भीड़ अंधी नहीं रही। तभी घायल विजय तिवारी को एम्बुलेंस से नहीं, पुलिस सुरक्षा वाली गाड़ी से लाया गया। उसके माथे पर पट्टी थी, पर हाथ में फाइल थी। डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी वह बयान देने आया था। उसने माइक पकड़ा और कहा कि नदी किनारे की जमीन गरीबों से फर्जी कागजों पर छीनी गई। उसने सेवा न्यास, विधायक के मुनीम और भैरव के आदमी के नाम पढ़े। उसने बताया कि असली रजिस्टर छिपाए गए, अंगूठे नकली लगाए गए और विरोध करने वालों को उठाया गया। भीड़ अब शोर नहीं, सुनवाई बन चुकी थी। भैरव ने आखिरी कोशिश की। वह आरोही के पास झुका और दांत भींचकर बोला कि आप नहीं जानती, ऊपर तक सब जुड़ा है, अभी भी रुक जाइए, वरना आपकी मां तक सुरक्षित नहीं रहेगी। यह वाक्य धीमा था, पर आरोही ने उसे रिकॉर्ड कर लिया था। उसने जेब से छोटा रिकॉर्डर निकाला और उसे सबके सामने ऊपर उठा दिया। भैरव का चेहरा पहली बार भय से भर गया। आरोही ने कहा कि स्त्री को कमजोर समझने वाले लोग अक्सर भूल जाते हैं कि जो मां की चिंता समझती है, वह दूसरों की माताओं के आंसू भी गिनती है। महेंद्र प्रताप का एक समर्थक भीड़ से चिल्लाया कि यह सब राजनीति है। आरोही ने तुरंत चालक, कल्लू और 2 मुखबिरों को सामने लाने का आदेश दिया। चालक पकड़ा जा चुका था। उसने पहले इनकार किया, फिर जब उसके फोन की कॉल सूची और भुगतान संदेश दिखाए गए तो उसका साहस टूट गया। उसने कहा कि उसे केवल गाड़ी थोड़ा छूने को कहा गया था, बच्चा इतनी बुरी तरह घायल होगा ये नहीं सोचा था। भीड़ से कराह उठी। बच्चे की मां ने उसे शाप नहीं दिया,
बस बेहोश होकर गिर पड़ी। यह दृश्य किसी भी भाषण से भारी था। भैरव ने अचानक भीड़ को धक्का देकर निकलना चाहा। 2 सिपाही उसके साथ बढ़े, पर अर्जुन और विशेष टीम ने रास्ता रोक लिया। आरोही ने स्पष्ट आवाज में कहा कि दरोगा भैरव यादव को अवैध वसूली, झूठे मुकदमे, साक्ष्य से छेड़छाड़, आपराधिक साजिश, धमकी और अपहरण में संलिप्तता के आधार पर हिरासत में लिया जाता है। यह सुनते ही बाजार में ऐसी खामोशी छा गई जैसी केवल तूफान से पहले नहीं, किसी युग के टूटने पर उतरती है। भैरव ने गरज कर कहा कि तुम मुझे गिरफ्तार करोगी। एक औरत, आरोही ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि मैं एक औरत भी हूं, अधिकारी भी हूं और उस जनता की सेवक भी हूं जिसे तुमने वर्षों तक अपमानित किया। उसने हथकड़ी अर्जुन से नहीं ली, स्वयं आगे बढ़कर भैरव की कलाई पकड़ी। वह कलाई जिसने गरीबों को पीटा था, रिश्वत ली थी, झूठे हस्ताक्षर करवाए थे, आज हजारों लोगों के सामने कांप रही थी। जब हथकड़ी की आवाज आई तो मंदिर की घंटी भी उसी क्षण बजी। किसी ने जयकारा नहीं लगाया। पहले सब स्तब्ध रहे, क्योंकि न्याय को सचमुच घटित होते देखना देवगंज भूल चुका था। फिर धीरे धीरे आवाजें उठीं। किसी ने कहा, देवी मां की जय। किसी ने कहा, संविधान की जय। किसी ने रोते हुए बच्चे के लिए रास्ता मांगा। पर आरोही ने किसी नारे को भीड़ का हथियार नहीं बनने दिया। उसने घोषणा की कि घायल बच्चे का पूरा इलाज प्रशासन कराएगा और किसी निर्दोष को छुआ नहीं जाएगा। उसने बस्ती के लोगों और मंदिर समिति दोनों से शांति बनाए रखने को कहा। यह उसका सबसे कठिन क्षण था, क्योंकि विजयी भीड़ भी कभी कभी अन्याय की नई शक्ल बन सकती है। धर्म वही था जो क्रोध को मर्यादा में रखे। रफीक चाचा जमीन पर बैठ गए और रोने लगे। वे विजय की फाइल, अपनी डायरी और कांपते हाथों को देख रहे थे। मीरा ने छोटू को पकड़ रखा था, जैसे वह फिर कहीं छूट न जाए। नाथू रिक्शे वाला भीड़ के पीछे से बोला कि साहब ने मेरी पीठ तोड़ी थी, मैं बयान दूंगा। फिर एक एक कर आवाजें आने लगीं। मिठाई वाला, पान वाला, बुनकर, सफाई कर्मचारी की विधवा, सबके पास कोई न कोई घाव था। घाव जब अकेला होता है तो शर्म बनता है, जब मिल जाता है तो इतिहास बन जाता है। देवगंज का इतिहास आज बोलने लगा था। भैरव को जीप की ओर ले जाते समय उसका चेहरा लाल से पीला हो चुका था। जिन दुकानदारों से वह मुफ्त सामान उठाता था, वे आज उसे देखते रहे, पर किसी ने गाली नहीं दी। यह मौन उसके लिए गाली से भी अधिक भयानक था। उसने आखिरी बार आरोही से कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, विधायक तुम्हें कुचल देगा। आरोही ने उत्तर दिया कि खेल नहीं, जांच शुरू हुई है। जीप का दरवाजा बंद हुआ। वही सड़क जहां कभी भैरव की जीप से लोग छिप जाते थे, आज उसकी गिरफ्तारी की गवाह बनकर स्थिर खड़ी थी। घायल बच्चा अस्पताल भेजा जा चुका था। उसकी मां को महिला कांस्टेबलों ने सहारा दिया। आरोही ने अर्जुन को निर्देश दिया कि चालक का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो, रिकॉर्ड रूम सील हो और भैरव के निजी फोन, बैंक लॉकर और घर की तलाशी तत्काल ली जाए। उसने यह भी कहा कि किसी सिपाही को केवल आदेश मानने के नाम पर अपराध से मुक्त न समझा जाए, पर जो सच बोलना चाहे उसे सुरक्षा दी जाए। अर्जुन ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में पहली बार केवल सम्मान नहीं, गहरी करुणा थी। वह समझ रहा था कि यह जीत कितनी महंगी पड़ेगी। बाजार की भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी, पर कोई सामान्य नहीं लौटा। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को देखा, जैसे पहली बार उन्हें लगा हो कि यह जगह केवल कमाई की नहीं, स्मृति की भी है। मंदिर के पुजारी ने घायल बच्चे के लिए विशेष प्रार्थना की और सलमान फलवाले ने भंडारे के लिए केले मुफ्त दिए। कुछ औरतों ने मीरा से फूल खरीदे और पैसे पूरे दिए। मीरा ने पैसे लेते हुए रोना रोकने की कोशिश की। सम्मान की छोटी सी मुद्रा भी उस लड़की को ऐसे मिली जैसे किसी ने उसकी जाति के ऊपर से धूल की मोटी परत हटा दी हो। शाम तक खबर पूरे जिले में फैल गई। बीच बाजार दरोगा गिरफ्तार शब्द मोबाइलों पर दौड़ने लगे। कुछ चैनलों ने इसे महिला अधिकारी की बहादुरी कहा, कुछ ने प्रशासनिक भूचाल और कुछ ने अभी भी राजनीतिक कोण खोजा। विधायक महेंद्र प्रताप ने
अपने बंगले में टीवी बंद कर दिया और गिलास दीवार पर दे मारा। उसकी आंखों में अब क्रोध से ज्यादा भय था, क्योंकि भैरव केवल मोहरा नहीं, उसके कई रहस्यों की चाबी था। उसने अपने लोगों को बुलाया और कहा कि मैडम को अब व्यक्तिगत कीमत चुकानी होगी। अपराध हारकर और अधिक नीच हो जाता है। रात में देवगंज पर असामान्य शांति थी। बाजार की धूल बैठ चुकी थी, पर दिन की छाप हवा में तैर रही थी। आरोही आवास लौटी तो उसकी वर्दी पर बच्चे का खून लगा था। उसने उसे धोया नहीं। देर तक देखती रही। उसे याद आया कि पिता ने कहा था, सत्य कमजोर हाथों में भी तलवार से भारी होता है। उसने मां को फोन किया। सावित्री देवी ने सब सुन लिया था। शायद समाचार से, शायद मां के हृदय से। उन्होंने केवल कहा कि बेटी, आज तूने किसी का अपमान नहीं किया, केवल अधर्म को उसके आईने में दिखाया। यही धर्म है। फोन कटने के बाद आरोही बरामदे में बैठी रही। दूर मंदिर से धीमी आरती आ रही थी और कहीं मस्जिद से रात की दुआ की आवाज। देवगंज, जो सुबह तक टूटने वाला था, आज किसी कठिन करुणा से जुड़ा हुआ लग रहा था। फिर भी उसके भीतर एक भारी छाया थी। भैरव की गिरफ्तारी अंत नहीं थी। उसके पीछे की जड़ें अभी मिट्टी में गहरी थीं। उसने डायरी खोली और लिखा कि जनता ने आज भय से ऊपर सिर उठाया, पर प्रतिशोध की आंधी आने वाली है। फिर उसने कलम रोकी और पिता की तरह धीरे से कहा, कर्म अभी बाकी है। भैरव यादव की गिरफ्तारी के बाद देवगंज में एक दिन तक ऐसा लगा जैसे हवा हल्की हो गई है। पर दूसरा दिन आते ही शहर ने समझ लिया कि अन्याय केवल एक आदमी का नाम नहीं होता। थाने की दीवारों से लेकर विधायक के बंगले तक बेचैनी फैल गई। जिन लोगों ने वर्षों तक भैरव की छाया में कमाई की थी, वे अब अपने अपने कागज, फोन और चेहरे बचाने लगे। बाजार में लोग धीमे स्वर में कहते कि दरोगा चला गया, पर उसकी जड़ें अभी जमीन में है। आरोही भी यह जानती थी। जिला मुख्यालय से फोन पर फोन आने लगे। कुछ आवाजें औपचारिक थीं, कुछ चेतावनी जैसी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बीच बाजार गिरफ्तारी से विभाग की छवि प्रभावित हुई है, इसलिए रिपोर्ट बहुत मजबूत होनी चाहिए। आरोही ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि विभाग की छवि अपराध छिपाने से नहीं, अपराधी पकड़ने से बचती है। फोन कटने के बाद उसने कुछ क्षण आंखें बंद कर लीं। सत्ता की भाषा अक्सर इतनी सभ्य होती है कि उसमें डर भी आदेश जैसा लगता है, लेकिन उसे अब पीछे हटना संभव नहीं था। स्थानीय चैनलों पर बहस शुरू हो चुकी थी। एक स्क्रीन पर आरोही को नायिका कहा जा रहा था, दूसरी स्क्रीन पर उसे अहंकारी अधिकारी, तीसरी जगह कोई नेता पूछ रहा था कि क्या महिला अफसरों को भावनात्मक उत्तेजना में कानून हाथ में लेने की छूट दी जा सकती है। वीडियो में उसके हाथ से भैरव को हथकड़ी लगाते दृश्य बार बार दिखाया गया, पर उससे पहले का सच काट दिया गया। जनता की स्मृति को संपादित करना भी एक अपराध होता है, पर उसके लिए कोई धारा तुरंत नहीं लगती। आरोही ने टीवी बंद कर दिया। उसी शाम महेंद्र प्रताप चौहान ने प्रेस सम्मेलन किया। सफेद कुर्ते, माथे पर चंदन और आवाज में घायल धर्मरक्षक का अभिनय लिए उसने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ है, पर किसी निर्दोष पुलिस अधिकारी की सार्वजनिक बेइज्जती स्वीकार नहीं करेगा। उसने मंदिर विस्तार को देवगंज की आत्मा बताया और कहा कि कुछ ताकतें विकास रोकना चाहती हैं। उसके पीछे खड़े लोगों में वही मुनीम, वही सेवा न्यास के चेहरे और वही व्यापारी थे जिनके हस्ताक्षर डर से लिए गए थे। झूठ जब सामूहिक रूप से बोला जाए तो कई बार सच से अधिक सुसज्जित दिखता है। रात को आरोही अपनी केस टीम के साथ बैठी। भैरव के फोन से कई कॉल रिकॉर्ड, भुगतान संदेश और नेताओं से बातचीत के संकेत मिले थे, पर सीधे महेंद्र प्रताप तक पहुंचने के लिए अभी और प्रमाण चाहिए थे। रिकॉर्ड रूम सील हो चुका था, मगर असली रजिस्टरों में से 2 गायब थे। अर्जुन ने बताया कि भैरव पूछताछ में चुप है, केवल मुस्कुरा रहा है। वह जानता है कि उसकी चुप्पी कई बड़े नामों की ढाल है। आरोही ने कहा कि चुप्पी भी टूटती है जब उसे लगे कि मालिक उसे बलि का बकरा बना देंगे। इसी बीच गांव से खबर आई कि सावित्री देवी सीढ़ियों से गिर गई हैं। फोन पड़ोसी का था। आवाज घबराई हुई। आरोही के हाथ से फाइल छूट गई। कुछ क्षणों तक वह अधिकारी नहीं रही, केवल बेटी रह गई। उसने तुरंत गाड़ी मंगवाई और मां के गांव के लिए निकली। रास्ते भर खेत, ढाबे और अंधेरी सड़कें पीछे छूटती रहीं।
पर उसके भीतर एक ही प्रश्न दौड़ता रहा कि क्या यह सचमुच दुर्घटना थी। भैरव की धीमी धमकी फिर कानों में गूंजी। न्याय की लड़ाई जब घर तक पहुंचती है तो वर्दी की सिलाइयां भी कांपने लगती हैं। सावित्री देवी अस्पताल में थीं। माथे पर पट्टी, बाह में फ्रैक्चर, पर आंखों में वही अजीब स्थिरता थी। डॉक्टर ने कहा कि गिरावट गंभीर हो सकती थी, पर जान को खतरा नहीं। पड़ोसी ने बताया कि 2 आदमी घर के आसपास घूमते दिखे थे। फिर अचानक मां को आंगन में गिरा पाया गया। सावित्री देवी ने बेटी का चेहरा पढ़ लिया। उन्होंने घायल हाथ उठाकर कहा कि अपनी आंखों में अपराधियों की जीत मत भर। बेटी, शरीर की हड्डी जुड़ जाती है, पर धर्म से डरी आत्मा टूट जाए तो जीवन भर नहीं जुड़ती। आरोही मां के बिस्तर के पास बैठी रही। उसके भीतर गुस्सा उठता, फिर मां की सांसों के सामने टूट जाता। उसने कहा कि अगर आपकी वजह से मुझे रुकना पड़ा तो सावित्री देवी मुस्कुराईं, पर उस मुस्कान में दर्द था। उन्होंने कहा कि मां बच्चे को जन्म इसलिए नहीं देती कि वह उसके भय का कैदी बने। तूने मेरे दूध का मान रखना है तो किसी और की मां को रोने से बचा। यह सुनकर आरोही की आंखें भर आईं। उसने मां के पैर छुए। उस क्षण उसे लगा कि सबसे बड़ी शक्ति आशीर्वाद नहीं, त्याग से मिलती है। देवगंज लौटते समय उसे पता चला कि मीरा गायब है। छोटू थाने के बाहर रो रहा था। उसने बताया कि 2 औरतें आईं, बोलीं कि घायल बच्चे की मां फूल मंगवा रही है। मीरा उनके साथ गई और फिर वापस नहीं लौटी। उसके फोन पर अजीब संदेश आया कि अगर जमीन और भैरव वाली जांच बंद न हुई तो लड़की की लाश नदी से मिलेगी। आरोही के भीतर की आग अब ठंडी हो गई, और वही अधिक खतरनाक थी। उसने तुरंत शहर की सीमाएं सील कराईं। बस अड्डा, गोदाम और धर्मशाला निर्माण स्थल पर छापे के आदेश दिए। भैरव से पूछताछ की गई, पर उसने केवल इतना कहा कि बाजार में फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। अर्जुन ने क्रोध में मुट्ठी भींच ली, पर आरोही ने उसे रोका। अपराधी अक्सर पीड़ा देकर प्रतिक्रिया चाहता है, क्योंकि प्रतिक्रिया से गलती निकलती है। उसने भैरव के पुराने मुखबिरों की सूची निकाली। रफीक चाचा ने बताया कि सेवा न्यास की खाली पड़ी पुरानी सराय में रात को कभी कभी गाड़ियां आती हैं। वह जगह मंदिर विस्तार की सामग्री रखने के नाम पर बंद थी। आरोही ने बिना देर किए छापा दल बनाया, पर मीडिया को भनक न लगे इसका ध्यान रखा। सराय शहर के पुराने हिस्से में थी, जहां टूटी मेहराबों पर बेलें चढ़ी थीं और भीतर सीलन की गंध थी। पुलिस दल ने पीछे की दीवार तोड़कर प्रवेश किया। अंदर 2 गुंडे पकड़े गए, पर मीरा वहां नहीं थी। एक कमरे में महिलाओं के कपड़े, खाली दवाई की शीशियां और कुछ रेल टिकट मिले। अर्जुन ने फर्श पर टूटी हुई चमेली की माला देखी। आरोही ने उसे हाथ में उठाया। फूल मुरझा गए थे, पर उनमें मीरा के हाथ की गंध मानो अभी बाकी थी। उसे समझ आया कि यह मामला केवल धमकी नहीं, मानव तस्करी के पुराने रास्ते से जुड़ा है। पकड़े गए एक गुंडे ने पहले कुछ नहीं बताया, फिर जब उसके फोन से लड़कियों की तस्वीरें और भुगतान संदेश मिले तो उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा कि मीरा को शहर से बाहर ईंट भट्ठे के पास वाले फार्म हाउस पर रखा गया है, जहां से रात में उसे आगे भेजना था। फार्म हाउस महेंद्र प्रताप के एक रिश्तेदार के नाम पर था। आरोही ने तुरंत टीम रवाना की। जीप की गति तेज थी, पर उसके मन में हर पल भारी था। उसे डर था कि कहीं देर न हो जाए। न्याय कभी कभी समय से दौड़ता है, और हर मिनट एक जीवन होता है। फार्म हाउस पर छापा आधी रात को पड़ा। भीतर शराब की बोतलें, नकदी और बंद कमरे मिले। एक कमरे में मीरा बंधी हुई थी। चेहरा सूजा हुआ, पर आंखें खुली थीं। उसने आरोही को देखते ही रोना नहीं शुरू किया। पहले विश्वास नहीं हुआ कि वह बच गई है, फिर वह कांपते हुए उसके सीने से लग गई। उसके साथ 2 और किशोरियां थीं, जिन्हें काम दिलाने के नाम पर लाया गया था। आरोही ने अपनी शॉल मीरा के कंधों पर डाली। उस क्षण उसे लगा कि किसी लड़की की बची हुई सांस ही सबसे बड़ी गवाही है। मीरा को अस्पताल ले जाया गया। छोटू ने बहन को देखा तो उसके पैरों से लिपट गया। वह बार बार कह रहा था कि मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। मीरा ने उसके सिर पर हाथ रखा, पर बोल नहीं सकी। आरोही ने मेडिकल टीम को निर्देश दिया कि बयान केवल महिला मजिस्ट्रेट और परामर्शदाता की उपस्थिति में लिया जाए।
वह जानती थी कि पीड़िता से सच निकालना भी हिंसा बन सकता है यदि संवेदना न हो। बाहर कुछ पत्रकार कैमरे लेकर खड़े थे, पर उसने सख्ती से कहा कि किसी लड़की का चेहरा दिखा तो मुकदमा होगा। इस बचाव ने जांच की दिशा बदल दी। फार्म हाउस से मिली डायरी, बैंक रसीदें और वाहन पंजीकरण ने सेवा न्यास, जमीन कब्जे और लड़कियों की तस्करी को एक ही श्रृंखला में जोड़ना शुरू किया। कुछ गरीब परिवारों को मुआवजे के बजाय झूठे रोजगार के वादे दिए गए थे। जिन घरों ने जमीन खाली करने से मना किया, वहां के लड़कों पर केस, लड़कियों पर नजर और बुजुर्गों पर दबाव डाला गया। अपराध की यह बुनावट इतनी घिनौनी थी कि अर्जुन ने फाइल बंद करते हुए कहा कि यह केवल भ्रष्टाचार नहीं, शहर की आत्मा की लूट है। महेंद्र प्रताप ने तुरंत पलटवार किया। उसने कहा कि फार्म हाउस से उसका कोई लेना देना नहीं, यह सब राजनीतिक साजिश है। उसके समर्थकों ने प्रदर्शन शुरू किया। कुछ लोग थाने के बाहर इकट्ठा हुए, नारे लगाए कि एसपी वापस जाओ। पर इस बार बाजार पूरी तरह चुप नहीं रहा। रफीक चाचा अपनी लाठी टेकते हुए थाने पहुंचे और बोले कि मैं बयान दूंगा। नाथू रिक्शे वाला आया, मिठाई वाला आया, सलमान फल वाला आया। दलित बस्ती की औरतें समूह में आईं। किसी ने कहा कि अब अगर चुप रहे तो हमारी बेटियां हमें माफ नहीं करेंगी। आरोही ने गवाहों को अलग अलग कमरों में बैठाया। कई लोग पहली बार पुलिस स्टेशन में बिना पिटे, बिना डांटे, बिना रिश्वत दिए बयान दे रहे थे। वे आश्चर्य से दीवारों को देखते, जैसे वही दीवारें कल तक दुश्मन थीं और आज कागज पर उनकी बात लिख रही थीं। बूढ़ी विधवा भी आई, जिसने अपने बेटे की हिरासत, मृत्यु की अर्जी वर्षों तक सीने से लगाकर रखी थी। उसने कांपते हाथ से अंगूठा लगाया और कहा कि मैं मरने से पहले सुनना चाहती हूं कि मेरा बेटा चोर नहीं था। आरोही की आंखें नम हो गईं। भैरव की चुप्पी अब दरकने लगी। उसे जेल में खबर मिली कि महेंद्र प्रताप सार्वजनिक रूप से उससे दूरी बना रहा है और सारे आरोप उसके सिर डालने की तैयारी है। जिस मालिक के लिए उसने गरीबों को कुचला, वही अब उसे गंदे जूते की तरह फेंकना चाहता था। पूछताछ में उसने पहले गालियां दी, फिर लंबी चुप्पी ली और अंत में कहा कि सब आदेश ऊपर से आते थे। आरोही ने उसे रोका नहीं। कर्म का पहला दंश यही होता है कि अपराधी को अपने ही चुने हुए स्वामी की बेवफाई दिखाई देती है। भैरव ने कई नाम लिए, पर वह अभी भी महेंद्र प्रताप का नाम सीधे नहीं बोल रहा था। शायद भय, शायद लालच, शायद आदत। आरोही ने उसके सामने फार्म हाउस के कागज, कॉल रिकॉर्ड और मुनीम के भुगतान संदेश रखे। उसने कहा कि सच पूरा बोलोगे तो कानून सुनेगा, आधा बोलोगे तो तुम्हारी चुप्पी भी अपराध में शामिल गिनी जाएगी। भैरव ने पहली बार सिर झुका लिया। उसने स्वीकार किया कि अष्टमी का बाजार हादसा योजनाबद्ध था, पर उसने कहा कि बच्चा इतना घायल होगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। अपराधी हमेशा अपने इरादे को छोटा बताकर पाप को हल्का करना चाहता है। बच्चा अभी अस्पताल में था। उसका नाम गोपाल था। उम्र 7 वर्ष। वह कभी होश में आता, कभी फिर सो जाता। उसकी मां रोज अस्पताल के कोने में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ती और बीच बीच में रो पड़ती। आरोही जब उसे देखने गई तो मां ने हाथ जोड़कर कहा कि मैडम, मुझे बदला नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे को आंखें खोलते देखना है। यह वाक्य आरोही को भीतर तक चीर गया। कानून अपराधी को सजा दे सकता है, पर मां की कांपति प्रतीक्षा की भरपाई कोई अदालत नहीं कर सकती। यही न्याय की सबसे बड़ी पीड़ा है। सावित्री देवी को देवगंज के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। उन्होंने मीरा को अपने पास बुलाया। मीरा पहले झिझकी, क्योंकि उसके मन में जाति और अपमान की पुरानी दीवारें थीं। सावित्री देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि बेटी, फूल बेचने वाले हाथ कभी अपवित्र नहीं होते। अपवित्र वह मन होता है जो मनुष्य को नीचा समझे। मीरा फूटकर रो पड़ी। उस कमरे में राजपूत, विधवा, दलित लड़की और आईपीएस बेटी के बीच कोई उपदेश नहीं था। केवल टूटे हुए भारत की छोटी सी मरम्मत थी। आरोही दरवाजे पर खड़ी यह दृश्य देखती रही। जांच तेज हुई तो कई छिपे हुए लोग सामने आने लगे। एक पूर्व सिपाही ने बताया कि हिरासत में मरे राजू को भैरव ने स्वयं पीटा था। नगरपालिका के कंप्यूटर ऑपरेटर ने
जमीन रिकॉर्ड की डिजिटल एंट्री बदलने की बात स्वीकार की। सेवा न्यास के मुनीम के घर से नकदी और विदेशी शराब मिली। बैंक खातों में चुनाव खर्च, मंदिर दान और निजी संपत्ति के बीच विचित्र लेन देन था। हर दस्तावेज एक धागा था और धागे मिलकर अब उस जाल को दिखा रहे थे जिसे भक्तिभाव की ओट में बुना गया था। लेकिन खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ था। एक रात आरोही की गाड़ी का पीछा किया गया। दूसरी रात अर्जुन के घर के बाहर पत्थर फेंका गया। रफीक चाचा की दुकान पर आग लगाने की कोशिश हुई, पर पड़ोसियों ने समय पर बुझा दी। पहले जो लोग तमाशा देखते थे, अब बाल्टी लेकर दौड़े। यह परिवर्तन छोटा नहीं था। डर पूरी तरह गया नहीं था, पर उसने लोगों को एक दूसरे से अलग रखना बंद कर दिया था। देवगंज के गरीब समझने लगे थे कि अकेला आदमी आसान शिकार है, पर समुदाय अपराधी की सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। आखिरकार राज्य स्तर से विशेष जांच दल को अनुमति मिली। महेंद्र प्रताप के करीबियों के ठिकानों पर छापे पड़े। विधायक ने विधानसभा में शोर किया, लेकिन मीडिया का एक हिस्सा अब पीड़ित परिवारों की कहानियां दिखाने लगा था। मीरा ने चेहरा छिपाकर बयान दिया। रफीक चाचा ने डायरी सौंपी। विजय तिवारी ने दस्तावेजों की पुष्टि की और घायल गोपाल ने होश में आकर कहा कि गाड़ी सीधे उसकी ओर आई थी। यह छोटा वाक्य केस की धड़कन बन गया। झूठ की दीवारें अभी खड़ी थीं, पर उनमें दरारें साफ दिखने लगी थीं। एक शाम आरोही गंगा किनारे गई। सूर्य डूब रहा था। पानी पर लाल रोशनी बिखरी थी और दूर औरतें दिए बहा रही थीं। सावित्री देवी व्हील चेयर पर थीं। मीरा उनके पीछे खड़ी थी और छोटू चुपचाप नदी देख रहा था। मान ने कहा कि कर्म नदी जैसा है बेटी। रास्ते में कीचड़, पत्थर और मोड़ मिलते हैं, पर वह अपनी दिशा नहीं भूलता। आरोही ने पानी की ओर देखा। उसे लगा कि पिता, राजू, गोपाल की मां, मीरा और देवगंज के सब घाव इसी प्रवाह में अपना अर्थ खोज रहे हैं। उसने उसी रात अंतिम रिपोर्ट की पहली प्रति तैयार की। उसमें भैरव अकेला अपराधी नहीं था, बल्कि एक संगठित तंत्र का हिस्सा था। राजनीतिक संरक्षण, भूमि घोटाला, पुलिस अत्याचार, फर्जी धार्मिक ट्रस्ट, तस्करी और गवाहों पर हमला। उसने हर आरोप के साथ प्रमाण जोड़ा, क्योंकि भावनाओं से संघर्ष शुरू होता है, पर न्याय प्रमाण मांगता है। रिपोर्ट के अंतिम पन्ने पर हस्ताक्षर करते समय उसकी उंगलियां थकी थीं, पर कांपी नहीं। बाहर देवगंज की रात गहरी थी, पर अब उस अंधेरे में कई घरों के भीतर दिए सचमुच जल रहे थे। सुबह महेंद्र प्रताप चौहान को नोटिस भेजा गया। शहर में हलचल मच गई। जिन लोगों ने कभी उसके दरबार में सिर झुकाया था, वे अब दूरी बनाने लगे। भैरव ने जेल से बयान का विस्तार करने की इच्छा जताई। सेवा न्यास के प्रबंधक ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी। बाजार में लोग अभी भी भयभीत थे, पर पहली बार वे केवल परिणाम की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, वे उसमें भागीदार बन चुके थे। आरोही ने खिड़की से देवगंज को देखा और समझ लिया कि अगला चरण सबसे कठिन होगा। अब कानून को अदालत में सच साबित करना था। महेंद्र प्रताप चौहान को नोटिस पहुंचते ही देवगंज की राजनीति का रंग उतरने लगा। उसके बंगले के बाहर अब भी समर्थकों की भीड़ थी, पर उनके नारों में पहले जैसी निश्चितता नहीं रही। लोग समझ रहे थे कि मामला केवल विरोधी दल या एक जिद्दी महिला अफसर का नहीं, उन कागजों का है जिनमें जमीन, खून और बेटियों की चीखें दर्ज थीं। महेंद्र ने वकीलों को बुलाया, फोन मिलाए, पुराने मित्रों को याद दिलाया कि चुनाव में उसने किसका कितना साथ दिया था। मगर भय अब उसके दरवाजे पर भी दस्तक दे रहा था। विशेष जांच दल ने सबसे पहले सेवा न्यास के दफ्तर को खोला। दीवारों पर देवी की तस्वीरें थीं, अलमारी में दान की रसीदें थीं और तहखाने में नकद पैसों के बंडल, फर्जी मोहरें और जमीन हस्तांतरण की अधूरी फाइलें रखी थीं। एक लोहे के बक्से से कई लड़कियों की तस्वीरें मिलीं, जिनके पीछे उनके गांवों के नाम लिखे थे। अर्जुन ने तस्वीरें देखते हुए आंखें झुका लीं। आरोही ने बक्सा बंद नहीं किया। उसने कहा कि इन्हें सबूत की तरह नहीं, उन परिवारों की पुकार की तरह संभालो जो अब भी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भैरव यादव को मजिस्ट्रेट के सामने दोबारा पेश किया गया। उसके चेहरे पर अब वही अकड़ नहीं थी, पर भीतर की धूर्तता पूरी तरह मरी भी नहीं थी।
उसने बयान दिया कि अष्टमी की घटना महेंद्र प्रताप के मुनीम के कहने पर रची गई और नदी किनारे की जमीन जबरन खाली कराने के लिए कई झूठे केस बनाए गए। उसने राजू की हिरासत मृत्यु में अपनी मौजूदगी स्वीकार की, पर हर बार कहता रहा कि आदेश ऊपर से था। आरोही ने उसकी ओर देखा और सोचा, अपराधी कभी अपने हाथों का खून पूरा अपना नहीं मानता। राजू की बूढ़ी मां को जब खबर मिली कि उसके बेटे की मौत फिर से जांच में खुल रही है, तो वह थाने नहीं, पहले मंदिर गई। उसने देवी के सामने मिठाई नहीं चढ़ाई, केवल वह पुरानी अर्जी रख दी जिसे उसने वर्षों तक आंचल में छिपाकर रखा था। फिर वह थाने आई और बोली कि अब मेरा बेटा कागज में चोर न रहे, बस इतना कर दो। आरोही ने उसके सामने फाइल खोली, नया बयान पढ़ा और कहा कि सच दर्ज हो रहा है। बूढ़ी मां ने रोते हुए दीवार को छुआ, जैसे थाने की वही दीवार अब उसके बेटे की कब्र से क्षमा मांग रही हो। महेंद्र प्रताप ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत मांगी। उसके वकील ने कहा कि जनसेवा करने वाले नेता को राजनीतिक साजिश में फंसाया जा रहा है। अदालत में कागजों की भाषा ठंडी थी, पर उन कागजों के पीछे देवगंज के गर्म जख्म खड़े थे। सरकारी पक्ष ने कॉल रिकॉर्ड, बैंक, लेन देन, फार्म हाउस की जब्ती सूची और भैरव के बयान रखे। मीरा का बंद कमरे में दिया गया बयान भी प्रस्तुत हुआ। न्यायाधीश ने लंबी सुनवाई के बाद कहा कि आरोप गंभीर है और जांच से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती। गिरफ्तारी का आदेश निकलते ही महेंद्र प्रताप के घर के दरवाजे बंद कर दिए गए। बाहर समर्थक चिल्ला रहे थे, पर भीतर गलियारे में सन्नाटा था। जब पुलिस टीम पहुंची तो उसने पहले बीमारी का बहाना किया, फिर फोन पर किसी बड़े नेता से बात करने लगा। आरोही स्वयं दरवाजे पर खड़ी थी, पर उसने विजय का भाव नहीं दिखाया। उसने केवल गिरफ्तारी वारंट पढ़ा। महेंद्र ने उसे घूरकर कहा कि कुर्सियां स्थायी नहीं होती। मैडम, आरोही ने उत्तर दिया कि सही कहा आपने, इसलिए कुर्सी पर बैठकर अपराध करने वालों को उतरना ही पड़ता है। महेंद्र को जीप में बैठाते समय देवगंज के कुछ लोग दूर खड़े थे। कोई तालियां नहीं बजा रहा था, कोई पत्थर नहीं फेंक रहा था। यह भीड़ तमाशा देखने नहीं आई थी, वह इतिहास को अपनी आंखों में सुरक्षित करने आई थी। रफीक चाचा ने अपनी लाठी पर झुकते हुए कहा कि आज शहर ने सीखा है कि बड़ा आदमी भी हथकड़ी से छोटा हो सकता है। नाथू रिक्शे वाले ने पहली बार बिना डर के थाने की ओर देखा। मीरा ने अपनी टोकरी सीने से लगा ली। न्याय का क्षण जितना उजला था, उतना ही भारी भी। मुकदमा महीनों चला। अदालत की तारीखें, गवाहों की सुरक्षा, दस्तावेजों की पुष्टि और राजनीतिक दबाव हर दिन एक नई परीक्षा था। कई गवाह बीच रास्ते डर गए। कुछ को पैसे की पेशकश हुई, कुछ के घरों पर पत्थर फेंके गए, पर इस बार वे अकेले नहीं थे। रफीक चाचा की दुकान गवाहों की चुप बैठक बन गई, जहां चाय के साथ साहस भी बांटा जाता। अर्जुन हर बयान की तैयारी करवाता और आरोही हर पीड़ित को समझाती कि अदालत में सच बोलना केवल अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होता है। मीरा ने जब अदालत में गवाही दी तो उसके कदम कांप रहे थे। सामने महेंद्र प्रताप, भैरव और उनके वकील बैठे थे। वकील ने उसके चरित्र, जाति, गरीबी और स्मृति पर सवाल उठाए, जैसे सच किसी गरीब लड़की के शरीर से छोटा हो। कुछ क्षणों के लिए मीरा की आंखें भर आईं। फिर उसने सावित्री देवी की बात याद की कि फूल बेचने वाले हाथ अपवित्र नहीं होते। उसने सीधी होकर कहा कि मेरी गरीबी झूठ नहीं है, मेरा डर झूठ नहीं था, और जिसने मुझे उठवाया उसका नाम मैं भूल नहीं सकती। उसकी आवाज अदालत में धीमी थी, पर प्रभाव गहरा था। न्यायाधीश ने वकील को मर्यादा की चेतावनी दी। बाहर निकलते ही मीरा रो पड़ी, पर यह रोना टूटने का नहीं, वर्षों की गंदगी धोने का था। छोटू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि दीदी, आज तुम डर से बड़ी लग रही थी। मीरा ने पहली बार मुस्कुराकर उसे देखा। उसके भीतर अभी भी घाव थे, रातें अभी भी कठिन थीं, पर आत्मा ने अपने ऊपर लगे अपमान का पहला बोझ उतार दिया था। यही पुनर्जन्म था, बिना किसी मंत्र, बिना किसी अग्नि के। गोपाल धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसके माथे पर निशान रह गया था, पर आंखों में फिर से बालपन लौटने लगा। जब वह अस्पताल से घर लौटा
तो बाजार के लोगों ने उसके लिए छोटा सा स्वागत किया। सलमान फलवाले ने उसे केले दिए, मीरा ने फूलों की छोटी माला पहनाई और रफीक चाचा ने मीठी चाय में दूध ज्यादा डाला। गोपाल की मां ने आरोही को देखकर हाथ जोड़े, पर आरोही ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा कि आपका बेटा बचा, यही सबसे बड़ा प्रसाद है। मान ने उत्तर दिया कि प्रसाद नहीं मैडम, यह सबक है कि बच्चों पर सियासत की गाड़ी नहीं चढ़नी चाहिए। भैरव की पत्नी सुनीता एक दिन चुपचाप आरोही से मिलने आई। उसके साथ एक 12 साल की बेटी थी, जो पिता का नाम सुनते ही आंखें झुका लेती थी। सुनीता ने कहा कि उसने वर्षों तक पति की कमाई से घर चलाया, पर हर नोट की गंध कभी नहीं पूछी। अब मोहल्ले में लोग उसे अपराधी की पत्नी कहते हैं। आरोही ने उसे दोषमुक्त नहीं कहा, न कठोर शब्द बोले। उसने केवल इतना कहा कि कर्म का फल परिवार तक पहुंचता है, इसलिए सत्य से भागना अगली पीढ़ी को भी जला देता है। सुनीता रोते हुए चली गई। कुछ सप्ताह बाद सुनीता ने भैरव के घर से मिले सोने, नकदी और जमीन के कागजों की जानकारी जांच दल को दी। उसने बताया कि भैरव ने कई बार रात में आकर कहा था कि महेंद्र प्रताप के लिए काम कर रहा हूं, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। उसने यह भी बताया कि राजू की मौत के बाद भैरव कई रात सो नहीं पाया था, पर पछतावे से नहीं, उजागर होने के डर से। यह बयान महत्वपूर्ण था। आरोही ने महसूस किया कि अपराध का घर भी भीतर से सड़ता रहता है, बस उसकी बदबू देर से बाहर आती है। अदालत ने अंततः भैरव यादव को पुलिस हिरासत में मृत्यु, आपराधिक साजिश, जबरन वसूली, साक्ष्य से छेड़छाड़ और अपहरण में दोषी माना। महेंद्र प्रताप चौहान और उसके सहयोगियों पर भूमि घोटाले, मानव तस्करी में सहायता, दंगा भड़काने की साजिश और अवैध धन के मामलों में कठोर धाराएं लगीं। फैसला सुनते समय अदालत में कोई फिल्मी शोर नहीं था, केवल कुछ दबे हुए सिसकने की आवाजें थीं। बूढ़ी मां ने राजू की तस्वीर छाती से लगाई, मीरा ने आंखें बंद कर लीं। रफीक चाचा ने धीरे से कहा, देर लगी, पर दरवाजा खुला। फैसले के बाद देवगंज तुरंत स्वर्ग नहीं बन गया। रिश्वत की आदतें रातों रात नहीं मरती, जाति की दीवारें एक आदेश से नहीं गिरती, और गरीब की जिंदगी में न्याय के बाद भी रोटी की चिंता रहती है। पर कुछ बदल चुका था। थाने में शिकायत दर्ज होने लगी, बाजार में सिपाही मुफ्त सामान उठाने से हिचकने लगे, नदी किनारे की बस्ती पर लगे लाल निशान हटाए गए और जमीन के रिकॉर्ड फिर से जांच कर परिवारों के नाम बहाल किए गए। लोग अब भी धीरे बोलते थे, पर उनकी आवाज में पुरानी दास्ता का पूरा बोझ नहीं रहा। आरोही ने देवगंज में महिला सहायता कक्ष, गवाह संरक्षण रजिस्टर और बाजार शिकायत दिवस शुरू करवाया। यह सब छोटे प्रशासनिक कदम लगते थे, पर गरीबों के लिए ये दरवाजे थे। मीरा को जिला सहायता योजना से पढ़ाई और दुकान का लाइसेंस मिला। उसने फूलों के साथ छोटी सी अगरबत्ती और पूजा सामग्री की दुकान खोली, जिसका नाम उसने अपनी मां के नाम पर रखा। छोटू ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। वह पुलिस से अब भी डरता था, पर कहता था कि एक दिन वकील बनेगा। भय का बच्चा जब शिक्षा का सपना देखने लगे, तो समाज की धड़कन बदलती है। रफीक चाचा की दुकान पर अब भी वही पुराना टीन का छप्पर था, पर दीवार पर एक नया बोर्ड लग गया था, यहां उधार चाय मिलेगी, झूठी गवाही नहीं। लोग हंसते, पर उस वाक्य में देवगंज की आत्मा का नया संकल्प छिपा था। चाचा अपनी डायरी अब भी रखते, पर उसमें वसूली की तारीखों के बजाय लोगों के छोटे छोटे सुख लिखते। गोपाल ने पहली बार स्कूल जाना शुरू किया, नाथू ने नया रिक्शा लिया और बूढ़ी विधवा ने राजू के नाम से मंदिर के बाहर पानी का घड़ा रखवाया। स्मृति ने सेवा का रूप ले लिया। सावित्री देवी स्वस्थ होकर गंगा किनारे जाने लगीं। उनका हाथ अभी भी पूरी तरह सीधा नहीं होता था, पर वे दिया पकड़ सकती थीं। एक शाम उन्होंने आरोही को अपने साथ बुलाया। नदी पर सूर्यास्त का रंग हल्दी और सिंदूर जैसा फैल रहा था। किनारे पर हिंदू स्त्रियां दिए बहा रही थीं। पास ही रफीक चाचा चुपचाप दुआ पढ़ रहे थे। मीरा ने फूलों की छोटी थाली लाई। सावित्री देवी ने एक दिया जलाया और पानी में छोड़ते हुए कहा कि धर्म किसी एक मंदिर में नहीं रहता बेटी, वह उस क्षण जन्मता है जब मनुष्य दूसरे की पीड़ा को अपना मान ले। आरोही ने बहते दिए को देखा,
उसे पिता की याद आई, जिनका नाम अब भी किसी बड़ी मूर्ति पर नहीं लिखा था, पर जिनकी कलम उसकी मेज पर न्याय की लौ बनकर जलती रही। उसने मन ही मन उनसे कहा कि आज आपका अपमान पूरी तरह नहीं धुला, पर उसके कारण कई लोगों की आवाज बची। उसे समझ आया कि न्याय कभी व्यक्तिगत शोक का पूर्ण उपचार नहीं करता, वह शोक को दिशा देता है। पिता लौट नहीं सकते थे, राजू लौट नहीं सकता था, पर उनके नाम पर अगला निर्दोष बच सकता था। यही कर्म का सबसे करुण अर्थ था। कुछ दिन बाद आरोही के तबादले का आदेश आया। यह अपेक्षित था। व्यवस्था कभी कभी ईमानदार अधिकारी को सम्मान देकर नहीं, स्थानांतरित करके संभालती है। देवगंज में खबर फैली तो लोग चुप हो गए। मीरा फूलों की माला लेकर आई। रफीक चाचा ने चाय बनाई। नाथू रिक्शा सजाकर खड़ा हुआ। किसी ने बड़ा भाषण नहीं दिया। बाजार के बीच वही जगह थी जहां भैरव को हथकड़ी लगी थी। अब वहां बच्चे खेल रहे थे। आरोही ने सबको देखकर कहा कि किसी एक अफसर पर भरोसा मत रखना। कानून तुम्हारा है, उसे मांगना सीखो। विदाई के समय बूढ़ी विधवा ने उसे राजू की पुरानी पेंसिल दी। उसने कहा कि मेरा बेटा सफाई कर्मचारी था, पर पढ़ना चाहता था, इसे रख लो, ताकि किसी गरीब की अर्जी कभी गुम ना हो। आरोही ने पेंसिल दोनों हाथों से ली। मीरा ने उसके चरण छूना चाहा, पर आरोही ने फिर रोक लिया और उसे गले लगा लिया। यह आलिंगन बाजार ने देखा और कई आंखें नम हो गईं। जाति, वर्दी, गरीबी, शक्ति, सब कुछ उस क्षण कुछ देर के लिए पिघल गया। मनुष्य होने की संभावना ही शायद सबसे बड़ी क्रांति है। जब गाड़ी देवगंज से निकल रही थी, तब बाजार की आवाजें फिर उठ रही थीं। सब्जी वालों की पुकार, चाय की भाप, मंदिर की घंटी, मस्जिद की अजान, बच्चों की हंसी। शहर अब भी गरीब था, घायल था, अधूरा था, पर पूरी तरह झुका हुआ नहीं था। आरोही ने पीछे मुड़कर देखा। दूर काली मंदिर का शिखर चमक रहा था और गंगा की ओर से हवा आ रही थी। उसने जेब में रखी पिता की कलम, राजू की पेंसिल और मां की छोटी गीता को छुआ। उसके होंठों पर धीमे से शब्द आए, धर्म चलता रहे। देवगंज ने उस घटना को वर्षों तक याद रखा। लोग कहते कि एक दिन बाजार अदालत बना था और एक भ्रष्ट दरोगा ने जिस स्त्री को कमजोर समझा, उसी ने उसकी हथकड़ी अपने हाथ से बंद की थी। पर बूढ़े लोग बच्चों को यह भी बताते कि असली चमत्कार हथकड़ी नहीं थी। असली चमत्कार वह दिन था जब रफीक चाचा ने डायरी खोली, मीरा ने सच बोला, नाथू ने गवाही दी और एक मान ने अपने दुख को दूसरों की बेटियों की ढाल बना दिया। शहर ने सीखा कि कर्म देर से आता है, पर जब आता है तो मुखौटे नहीं छोड़ता। रात के अंतिम दृश्य में गंगा पर बहता वह दिया दूर तक गया। उसकी लौ छोटी थी, पर अंधेरा उसे तुरंत निगल नहीं पाया। शायद न्याय भी ऐसा ही होता है, बहुत बड़ा नहीं दिखता, पर सही हाथों से छोड़ा जाए तो कई किनारों को छूता हुआ आगे बढ़ता है। सावित्री, देवी की प्रार्थना, आरोही की वर्दी, मीरा के फूल, रफीक चाचा की चाय और राजू की पेंसिल, सब उस लौ में एक हो गए। देवगंज की हवा ने धीरे से कहा कि अधर्म चाहे जितना ऊंचा बैठे, धरती अंततः सत्य की ओर झुकती है।